हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जय हिंद। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सब चंगासी, अस्सी भी सब चंगासी, तुसी भी सब चंगासी, अस्सी भी सब चंगासी। यस सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, सभी को गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आप लेट हो गए आज? मैं जल्दी आ गया था, 1-1.5 मिनट जल्दी आ गया। चलिए कोई बात नहीं। हम लोग कल मिडिवल इंडिया के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। वी वर डिस्कसिंग द एजुकेशन साइड एंड द लिटरेचर साइड। होपफुली आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि हम उसके अप्रोच को कैसे देख रहे हैं सर, है ना? सो वालेकुम सलाम सर, जय हिंद सर सभी को। यस सर, राम राम जी, राम राम। हाँ, आज खुसरो से शुरू करेंगे और उसके बाद फिर कंक्लूड करेंगे इबन बतूता के ऊपर। हाँ, वो खुसरो के भारी कंपोजिशन है सर, ठीक है ना? मेहता साहब ने लिख के दिए है कि भाई ये उर्दू लैंग्वेज के ऊपर खुसरो साहब ने कुछ लिखा है सर, ठीक है। तो उसमें रेखता में देखना पड़ेगा, यू आर सपोज टू सी द रेखता, ओके। हाँ, क्योंकि ये सबसे प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ उर्दू था ना उस टाइम। आज का उर्दू और तब का उर्दू में भी फर्क है सर, ठीक है। आज का उर्दू और तब के उर्दू में भी फर्क है। तब है ना फारसी आधारित उर्दू बहुत चलता था। आज जो उर्दू चलता है वो हिंदुस्तानी उर्दू चलता है, तो उसमें फारसी शब्द है नो डाउट, बट इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द उर्दू ऑफ 13th सेंचुरी एंड 14th सेंचुरी, ओके। तो यहाँ पे मेहता साहब की किताब में अमीर खुसरो के 2-3 वर्सेस दिए गए हैं सर, ठीक है। बट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये कहना क्या चाहते हैं सर। तो फिर मैंने भी ज़्यादा उसके ऊपर तवज्जो नहीं दिया। मैंने कहा छोड़िए सर, है ना, अभी हम सिलेबस को निपटाते हैं, फिर जब मन किया तब देखेंगे उसके ऊपर। चलिए सर, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अभी आता हूँ फारसी उर्दू में डिफरेंस क्या है, ठीक है। जैसे संतरे और सेब में भी जो डिफरेंस रहता है ना, वैसे ही फारसी उर्दू में है सर, ठीक है। या अरबिक में भी उतना ही डिफरेंस है। फारसी ईरान में बोली जाती है ना, समझे आप लोग। और अरबिक जो है वो अरेबियन पेनिनसुला में बोली जाती है, ओके। फारसी ईरान से लेके सेंट्रल एशिया वाले रीजन तक ज़्यादा प्रभावित है, और इवन आज के अफगानिस्तान वाले रीजन में भी आपको मिलेगी। वेयर एज दिस थिंग क्या कहते हैं अपने, द अरबिक लैंग्वेज इज मोर प्रेवलेंट इन वेस्ट एशिया एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। उन सब रीजन में आपको ज़्यादा दिखेगी, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर ये है आपका डिफरेंस है, मतलब, और बोलने में भी इनके बीच में भी वो अंतर है, ठीक है। सो देयर आर मल्टीपल डिफरेंस बिटवीन द सेम, ओके, समझ ला। चलिए तो चलते हैं आगे, लेट अस प्रोसीड फर्दर एंड वी वर डिस्कसिंग दिल्ली सल्तनत। एंड दिल्ली सल्तनत में हमने डिस्कस किया था द एजुकेशन एंड लिटरेचर सर, ठीक है। तो एजुकेशन और लिटरेचर में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किन किन प्रकार की चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ, और ये डेवलपमेंट के बेसिस के ऊपर से वी हैड सीन द पर्शियन हिस्टोग्राफी, राइट सर, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं पर्शियन हिस्टोग्राफी से कि भाई पर्शियन और अरबिक हिस्टोग्राफी के अंतर्गत ऑथर्स का कंट्रीब्यूशन आप बताइए सर, ठीक है। तो कल हमने हसन निजामी को देखा था, और फिर वी हैड सीन दी अदर ऑथर जियाउद्दीन बरानी को भी हमने समझने की कोशिश की थी सर, ठीक है। तो उनके रिलेटेड आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एंड अगर क्वेश्चन आएगा भी सही तो आप आराम से उसको टैकल कर पाओगे, ठीक है। फिर आपको भी करना क्या है, रिवीजन करना है, और रिवीजन कभी भी एक क्लास में नहीं होता है, ओके। क्लास आर हियर फॉर कंसेप्ट, ओके। और वो कंसेप्ट मेरी तरफ से जितना हो सकता है उतना मैं क्लैरिटी में देने की कोशिश करता हूँ। बाकी रब रखा इसके लिए, क्योंकि आप फिर एक्सपेक्ट क्या करते हो वो आप ही जानोगे सर, ठीक है। मैं तो जान नहीं पाऊंगा कि भी आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है एक हद से ज़्यादा। चलिए ओके, तो लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। बच्चों को ये लगता है कि क्लास में आएंगे तो हम डायरेक्टली सीधा दिमाग में डाल के और आंसर लिख के वापस निकलेंगे यहाँ से सर, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, व्हाट इज हैपनिंग सर। तो कल हमने हसन निजामी को देखा था, मीनान सिराज को देखा था। सिराज के बारे में हमने समझने की कोशिश की थी बेसिकली तबाकत नसीरी के बारे में सर, ठीक है। और जो तबाकत नसीरी थी वो तबका वाइज लिखी गई थी, इसके ऊपर से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, वी हैड डिस्कस्ड दैट पॉइंट। और बरानी से भी क्वेश्चन आ चुका है सर। अब देखिए बाकी सारे जो ऑथर्स हैं ना, वो ऑथर्स उतने रिलेवेंट नहीं है, मतलब उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री उतनी ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। मतलब आप देखिए कि जैसे याहिया बिन अहमद सरहिंदी है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी वो सैयद डायनेस्टी के बारे में लिखा। अब सैयद के ऊपर से इतने 40 साल से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, तो व्हाई टू लाइक नो वेस्ट एनर्जी एंड गो इनटू द डिटेल्स ऑफ याहिया बिन सरहिंदी ने क्या लिखा है सर, ठीक है। तो खाली एक बेसिक आइडिया ले लेंगे, क्योंकि पर्शियन हिस्टोग्राफी में इनके बारे में मसाला लिखने में काम में आएगा, हमको और कुछ नहीं होगा सर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको 2-3 दफा आ चुके हैं, मैंने आपको कल के क्लास के अंदर भी बताया था सर, ठीक है। अब 2010 में आया था कि कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ अरबिक एंड पर्शियन हिस्टोग्राफी, है ना, कि अरबिक और पर्शियन हिस्टोग्राफी का कंपैरेटिव एनालिसिस करिए सर, ठीक है। अरबिक में इब्न बतूता आएगा, फिर आप पकड़ने की कोशिश करिए तो यू विल फाइंड अबाउट द स्टोरी ऑफ अल बिरूनी एज वेल सर, ठीक है। इसके सिवाय आपको है ना और भी बहुत सारे अरब जोग्राफर्स
जोग्राफर्स ने भारत के बारे में लिखा है। अरब जोग्राफर्स का मतलब ये होता है कि ये भूगोल का रिसर्च करते 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 भारत के बारे में मेंशन करेंगे। कुछ कुछ भारत की बॉर्डर्स तक भी आते हैं, कुछ कुछ दूर दराज से ही भारत के बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द अरबिक हिस्टोग्राफी, है ना, कि देयर विल बी मल्टीपल पीपल हु विल बी राइटिंग अबाउट इंडिया, समझे आप लोग, ठीक है। तो जैसे यहाँ आपको ये प्रश्न पूछा गया था, ये इंडो पर्शियन कल्चर पूछा था इन द फील्ड्स ऑफ लैंग्वेज, है ना, लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या खासियत आती है। तो इसमें उर्दू भाषा और पर्शियन लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट हुआ है और उसके बीच में क्या क्या चीजें आगे चलती है उसके बारे में आपको पूछा गया है सर, ठीक है। तो मैं आता हूँ इंडो पर्शियन कल्चर किसे कहते हैं सर, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं हम लोग, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। हमने कल इतने संस्थाओं को देखा था, मतलब ऑथर्स को पढ़ लिया था। आज हम लोग आमिर खुसरो की तरफ चले जाते हैं। देखो खुसरो से प्रश्न आया है कि नहीं आया है? हाँ, डेफिनेटली आया है सर, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि आमिर खुसरो वाज एन एमिनेंट पोएट एंड नॉट अ हिस्टोरियन सर, ठीक है। तो इसको इवैल्यूएट करना है कि भाई खुसरो एक साहित्यकार ज्यादा थे पर ना कि इतिहासकार थे सर, ठीक है, समझे। तो आमिर खुसरो की जो राइटिंग है, सुनिए मेरी बात, आमिर खुसरो की जो राइटिंग है उसकी राइटिंग को हम लोग हिस्ट्री के सोर्स के रूप में कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये पूछा गया है यहाँ पे। कैन यू सी दिस क्वेश्चन? दिख रहा है आपको ये प्रश्न सर, ठीक है। 2000 के साल में पूछा गया था कि आमिर खुसरो वाज एन एमिनेंट पोएट एंड नॉट अ हिस्टोरियन सर, ठीक है। तो हाउ फार वी कैन जस्टिफाई आमिर खुसरोस राइटिंग एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री? आमिर खुसरो का जो साहित्य है वो इतिहास के स्रोत के रूप में हम लोग कहां तक उसको उचित मानते हैं, कहां तक उसको जस्टिफाई मानते हैं, राइट सर, ठीक है। तो पहले भी खुसरो का मसाला देख लेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन को देखेंगे सर, ठीक है। यहाँ पे आपको पूछा गया क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ आमिर खुसरो इन द इंडो पर्शियन लिटरेचर सर, है ना, कि उनका योगदान है उसमें क्रिटिकल एनालिसिस भी पूछा गया है कि भाई कितनी हद तक वैलिड हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो दो दफा आमिर खुसरो साहब को पूछा, 9 में पूछा था और फिर उसके बाद 2000 के साल में आपको पूछा गया है। बीच बीच में इनडायरेक्टली आपको पर्शियन हिस्टोग्राफी में कहीं ना कहीं आप उनको कोट कर सकते हो सर, ठीक है। यू कैन एक्चुअली कोट आमिर खुसरो आउट ऑफ मल्टीपल पॉइंट्स एज वेल। चलिए सर, है ना, मैं वापस आ जाता हूँ और समझने की कोशिश करते हैं आमिर खुसरो साहब का योगदान भारतीय इतिहास में और खास करके दिल्ली सल्तनत में क्या हुआ करता था सर, ठीक है। अब अब जैसे कल हमने हसन निजामी को पढ़ा, हमने मिनाज सिराज को पढ़ा सर, ठीक है। आज हम लोग खुसरो को पढ़ेंगे, बरानी को कल हमने पढ़ लिया है सर, ठीक है। अब खुसरो के द्वारा बहुत सारी किताबें लिखी जाती है, मतलब कोई एक किताब नहीं लिखी जाती है इसमें। खुसरो का योगदान हम वही 3-4 एस्पेक्ट्स के थ्रू कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। पहला खुसरो के बारे में हम लोग समझेंगे कि उनका कंट्रीब्यूशन कहां से कहां तक था सर, ठीक है। उनका बैकग्राउंड क्या था सर, ठीक है। तो कल हमने एक वो चार्ट बनवाया था ना सर, हर एक ऑथर के बारे में हम लोग चार्ट के थ्रू पढ़ रहे थे और उससे जल्दी रिवीजन भी हो जाता था सर, ठीक है ना, और कंसेप्ट भी क्लियर रहता है सर, ठीक है। तो 4 पॉइंट स्ट्रेटजी हम लोग थीमेटिकली खुसरो के बारे में देखेंगे सर। इनका बैकग्राउंड क्या था सर, है ना, बैकग्राउंड के अंतर्गत बेसिकली ये कहां से बिलोंग करते थे, ये हिंदुस्तानी थे कि बाहरी थे, वो बहुत मैटर करेगा इनके राइटिंग स्किल्स के ऊपर सर, ठीक है। दूसरा आप पकड़ने की कोशिश करिए कि ये किसके समकालीन राजा के रूप में लिख रहे थे सर, ठीक है। इनकी थीम ऑफ राइटिंग क्या थी और ओवरऑल ऑब्जर्वेशन क्या थी सर, है ना। और किताबें इनके द्वारा बहुत लिखी जाती है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द बुक्स एज वेल कि भाई इनके द्वारा कौन सी किताबें लिखी जाती है सर, ठीक है। तो 3-4 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक्चुअली इनके जो फादर सब थे वो सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे, बट इनकी मदर जो हुआ करती थी वो हिंदुस्तानी थी सर, समझे आप लोग, ठीक है। और इनका जन्म भी भारत के अंदर ही होता है, पटियाली करके जगह है सर, पटियाली इज इन दी उत्तराखंड हिली रीजन सर, ठीक है ना। सो इनका जन्म 1253 में हुआ था जब सल्तनत की फाउंडेशन लगाई जा रही थी और बलबन को भी पावर में आने के लिए थोड़ा टाइम हुआ करता था। ये सब कहानी आपको यहाँ से दिखेगी सर, ठीक है। सो इसी बेसिस के ऊपर से आमिर खुसरो का यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। इनफैक्ट आमिर खुसरो का ओरिजिनल नाम आमिर खुसरो नहीं था सर, है ना, तो यामीनुद्दीन मोहम्मद हसन करके इनका नाम हुआ करता था। बट इनका जो बचपन है वो बेसिकली अपने नाना जी के वहाँ पे गुजरा सर, ठीक है। और इनके नाना जी खुद टर्किश नोबिलिटी के साथ जुड़े हुए थे क्योंकि ये टाइम बलबन का पूरा पीरियड था, 1260s 1270s 1280s में सर, ठीक है। तो इस पीरियड के समय पे बलबन ने बहुत सारे स्कॉलर्स को पैट्रोनेट किया था सर, है ना। तो इनका जो चाइल्डहुड है वो बचपन के साथ जुड़ा हुआ है सर, ठीक है। बचपन कहाँ, बलबन के साथ जुड़ा हुआ है सर, ठीक है। तो बिकॉज चाइल्डहुड इज related to the story of Balban and Balban patronized multiple scholars in his course क्योंकि बलबन खुद चाहता था कि मैं एक elite वर्क की क्रिएशन करूं जो मेरे बारे में अच्छा लिखे सर, है ना। तो कल के क्लास में हमने देखा था कि मिन्हाज विनाज उसको बढ़ा चढ़ा के हाईलाइट करवा रहा है कि भाई कुछ गलत नहीं है सर, ठीक है। तो इस पीरियड के समय पे आमिर खुसरो का इंटरेस्ट डेवलप हुआ सर, है ना। सो इस इंटरेस्ट डेवलप इनटू राइटिंग एंड लिटरेचर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बलबन ओनली सर, ठीक है। और धीरे-धीरे ही केम इनटू कांटेक्ट विद निजामुद्दीन औलिया सर, है ना। अब देखिए ये औलिया से परिचय में आए। अब मैंने आपको बताया था कि इनमें भी लेगेसी चलती है सर, ठीक है। मिन्हाज के डिसाइपल थे औलिया सर, क्योंकि मिन्हाज मदरसा के वो हुआ करता था, काजी हुआ करते थे सर, ठीक है। और औलिया जो है वो उनको सुनने जाया करते थे, ठीक है। आमिर खुसरो जो है वो बेसिकली फिर आप देखोगे तो औलिया को सुनने जाने की शुरुआत करेंगे, ठीक है। और इनके बीच में तो बहुत ही गहन संबंध थे और यू माइट बी अवेयर अबाउट कि जब औलिया की मृत्यु हो गई तो आफ्टर फ्यू डेज आमिर खुसरो आल्सो पास्ड अवे सर, ठीक है। तो ये सो मच डीपली कनेक्टेड टू हिज पीर, समझे आप लोग, ठीक है। तो बहुत सारी कहानी आपको दिखेगी इसी बेसिस के ऊपर से हमको समझ में आता है कि आमिर खुसरो की जो स्टोरीज है उसमें उनका बैकग्राउंड क्या मैटर करता है सर, ठीक है, समझे आप लोग। तो ये सब कहानी आपको दिखेगी। आमिर खुसरो धीरे-धीरे बड़े हुए सर और उसके बाद आमिर खुसरो एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाते हैं। अब देखिए इनके यहाँ पे 2 चीजें आपको दिखेगी सर, ठीक है। पहले इनका जो शुरुआत का करियर हुआ करता था, शुरुआत का करियर मतलब द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हिज करियर वाज विथ रिस्पेक्ट टू दिस क्या कहते हैं अपने मोहम्मद शाह के समय पे सर, ठीक है। अब मोहम्मद शाह अगर आपको पता होगा तो बलबन का लड़का था सर, है ना। और मैंने आपको बताया था कि इसको मंगोल लोग उठा के चले जाते हैं या मंगोलों के साथ लड़ाई होगी सर, ठीक है। तो उस समय के दौरान आमिर खुसरो को भी ये मंगोल्स उठा के गए हैं और फिर आमिर खुसरो वहां से वापस आए सर, ठीक है। और फिर उसके बाद देन ही केम टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री सर, ठीक है। और बलबन का जब ट्रांजिशन हुआ और गाजी मलिक पावर के ऊपर आया तो गाजी मलिक के सामने बलबन के गाजी मलिक मतलब गयासुद्दीन बिन तुगलक के सामने बगावत हुई थी। वो बगावत की थी मलिक छाजू ने। मलिक छाजू के बारे में आपको जानकारी होगी और फिर कारा का गवर्नर हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी को फिर भेज के उसको दबाने की कोशिश की जाती। मलिक छाजू एक्चुअली बलबन का भतीजा था और गाजी मलिक के सामने उसने बगावत की थी। आमिर खुसरो इनिशियली फिर गाजी मलिक के पास चले जाते क्या कहते हैं ये अपने मलिक छाजू के पास चले जाएंगे सर, ठीक है। तो इनका कंट्रीब्यूशन ये 2-3 राजाओं के इनिशियल पीरियड में आपको दिखेंगे जो गवर्नर्स के रूप में काम कर रहे थे, उनके साथ इनका पहले कोर्ट के रूप में इनका पूरा का पूरा जुड़ा हुआ था सर, है ना। ये प्रोमिनेंस के ऊपर आए जब खिलजीस पावर के ऊपर आते हैं सर, ठीक है, गेटिंग ओके। सो यू विल फाइंड कि ये पूरी की पूरी कहानी आपको यहाँ से दिखेगी जब खिलजीस पावर के ऊपर आए और क्या कहते हैं द तुगलक्स का ट्रांजिशन हो रहा है। इन दैट पीरियड आमिर खुसरो केम टू द मेन लाइमलाइट सर, ठीक है। तो ये तो उनकी बैकग्राउंड चीजें थोड़ा बहुत बता रहा था सर। अब उनकी राइटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द थीम ऑफ राइटिंग और दूसरा उनकी बुक्स के बारे में सर, ठीक है। अब देखिए बुक्स इन्होंने एक नहीं लिखी है सर, ठीक है। इनको लग रहा था कि मैं बहुत सारी किताबें लिखूंगा। अब 2 प्रकार की किताबें लिखेंगे सर, ठीक है। एक किताब होगी जिसे हम लोग कहते हैं मसनवी सर, ठीक है। अब मसनवी क्या है सर, ये पोएट्री के क्रिएशंस होते हैं जो वर्सेस के फॉर्म में रहते हैं सर, गेटिंग पॉइंट, समझे आप लोग। तो ऑलवेज यू विल फाइंड कि जो किताबों के बाजू में आपको मसनवी दिखेगा, मसनवी मसनवी कहते हैं उसको सर, ठीक है। तो दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री ओनली सर, है ना। तो ये पोएम के रूप में आपको दिखेगी। तो यू विल फाइंड मल्टीपल बुक्स जो पोएट्री के एस्पेक्ट के रूप में आमिर खुसरो के द्वारा लिखी गई
थी सर, ठीक है। अब मसनवी का अगर आप लिस्ट देखिए तो मैं आपको जस्ट खाली यहाँ से स्लाइड में दिखा देता हूँ, सो दैट आपको आइडिया लगेगा कि आमिर खुसरो के द्वारा कितनी किताबें मसनवी के रूप में लिखी गई है सर, ठीक है। तो एक है किरान उन सदीन, एक है देवल रानी खिजर खानी, उसको आशिका भी कहते हैं। इसके साथ साथ आप देखोगे तो आपको नूसीपर वाज मोर ऑफ अ स्टोरी बुक, बट इजाज खुरासवी सर, ठीक है। फिर आपको यहाँ से देखिए तुगलकनामा, तो यू विल सी मल्टीपल बुक्स जो आमिर खुसरो के द्वारा मसनवी के रूप में लिखी गई। मसनवी है क्या सर, ठीक है। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ द पोएट्री सर, समझे। अब यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया था कि आमिर खुसरो वाज मोर ऑफ अ पोएट एंड नॉट अ, क्या पूछा गया है, हिस्टोरियन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको सर, ठीक है। ये एक्चुअली आमिर खुसरो की थीमेटिक राइटिंग को आपको बेस बनाना है, और जब तक आप फिर इनकी किताबों के नाम याद नहीं रख पाओगे सर, ठीक है, तो इनकी किताबों में तारीख लिखी गई है, ऐसा नहीं है कि तारीख नहीं लिखी गई है, पर तारीख बहुत लिमिटेड लिखी गई है। सो द हिस्ट्री हैज बीन रिटन, बट जैसे आप पकड़ने खैज़न उल फतह है, खैज़न उल फतह में अलाउद्दीन खिलजी के मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के बारे में लिखा गया है सर, ठीक है। पर सबके अंदर आपको ये चीजें नहीं दिखेगी सर, गेटिंग माय पॉइंट, समझे आप लोग। तो आपको एक पहली चीज पता होनी चाहिए उसके थीम के रूप में, क्योंकि हर एक किताब के ऊपर पीएचडी करने जाओगे तो फिर वो है ना बाल सफेद हो जाएगी आपके सर, है ना, यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, आप एमबीबी कंप्लीट नहीं कर पाओगे फिर ऐसी कंडीशन में। तो चलिए, तो आपको एक पहला एस्पेक्ट पता होना चाहिए कि वो वाज एन एमिनेंट पोएट एंड नॉट अ हिस्टोरियन। नो डाउट हिज राइटिंग्स कैन बी यूज्ड इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री। ये खुद एक साहित्यकार थे, ना कि इतिहासकार थे, पर इनका साहित्य जरूर से इतिहास के जो निर्माण हो रहा है, इतिहास का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लिखने की जो पूरी प्रक्रिया है, उसमें जरूर से मददरूप होता है सर, ठीक है ना। इट हेल्प्स अस इनटू दिस पॉइंट सर, गेटिंग अ पॉइंट, समझे आप लोग। तो पहली चीज आपको इनके थीम बेस्ड राइटिंग पता होनी चाहिए। तो एक तो मसनवी में लिखते हैं, दूसरी कुछ कुछ चीजें आप देखोगे तो स्टोरी राइटिंग में लिखेंगे। स्टोरी राइटिंग में उनके मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट और बाकी सारी जो कहानियां हैं उसके बारे में लिखेंगे सर, ठीक है। कुछ कुछ चीजें गवर्नेंस के एस्पेक्ट में भी लिखते हैं। गवर्नेंस का मतलब ये है कि राजा को क्या कार्य करना चाहिए सर, जैसे इजाज खुरासवी करके जो किताब मैं आपको बता रहा था आपको सर, ठीक है। सो ये जो किताब है बेसिकली इट इज इन द फॉर्म ऑफ मसनवी होती है, ये जो पूरा का पूरा कंपाइलेशन है, बट इट इज मोर ऑफ अ गवर्नेंस सेंट्रिक कंपाइलेशन सर, ठीक है। कैज़न उल फतह के अंदर या तारीख अलाई कहते हैं, तारीख अलाई क्यों, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के अंदर था सर, ठीक है। तुगलकनामा में तुगलक डायनेस्टी की हिस्ट्री लिखी गई है थोड़ी बहुत सर, ठीक है। तो यू विल फाइंड कि मल्टीपल बुक्स वर रिटन, है ना। आपको खिजर खान और देवल रानी की एक लव स्टोरी दिखेगी जिसको आशिका के रूप में कहा गया है। खिजर खान वाज द सन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, देवल रानी वाज अ प्रिंसेस ऑफ द राजपूत किंग सर, ठीक है। तो उसकी आपको कहानी दिखती है। तो यू विल फाइंड कि इसकी राइटिंग में बहुत सारी वेरिएशंस है सर, है ना। मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट लिखे गए हैं, पोएट्रीज लिखी गई है, पोएट्री के साथ साथ आप थीम ऑफ राइटिंग के अंदर लव स्टोरी इंक्लूड कर सकते हो। और ये सब चीजें एट टाइम्स आप देखोगे कपलेट्स के रूप में आपको दिखेगी। कपलेट्स का मतलब है दो दो चार चार लाइनों का पूरा इनफैक्ट, है ना, बेसिस बनेगा जिसके थ्रू ये मसनवी को कंपाइल किया गया था सर, ठीक है। तो पोएट्स आपको भी पता है कि पोएम जो होती है वो स्टैंजास में आती है। स्टैंजास आपको पता होगा सर, ठीक है। उसका एक राइमिंग स्ट्रक्चर होता है, 4 लाइन का, 2 लाइन का, 4 लाइन का, 2 लाइन का सर, ठीक है। तो आपने जब इंग्लिश ग्रामर पढ़ा होगा तो यू माइट हैव स्टडीड दिस एज वेल सर, ठीक है। तो उसमें आमिर खुसरो ने ना ये जो अलग-अलग प्रकार की पोएम्स का कंपाइलेशन किया है कपलेट्स के रूप में सर, ठीक है। तो वैसे तो उन्होंने 4 लाख के आसपास कंपाइलेशन किया हुआ है और उसमें भी अलग-अलग वेरिएशन है सर, ठीक है। जैसे अपने यूथफुल स्टेज में उनकी जो राइटिंग है वो कुछ अलग हुआ करती थी सर, गेटिंग अ पॉइंट, है ना, समझे नहीं समझे। जब वो अपने मिडल एजेस के ऊपर आए तो वो रिलीजन की तरफ चले गए क्योंकि वो सूफियों की तरफ चले गए थे सर, ठीक है। तो उनकी जो राइटिंग है उसमें धर्म का बहुत प्रभाव दिखेगा सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट। भी वो खुद टीचर बन जाते हैं, ही बिकेम अ प्रीचर एंड अ टीचर एज़ वेल, क्योंकि सूफियों के प्रभाव में आके ही वाज आल्सो प्रीचिंग ऑफ द रिलीजियस आइडियाज। और आखिर में जब उनका बुढ़ापा आया तो बुढ़ापे के अंदर भी आपको भी पता है कि इनफैक्ट है ना लोग एट टाइम्स बैठे-बैठे कंपाइल करते रहते हैं। तो आमिर खुसरो की जो स्टोरी है उसमें काफी सारा चीजें कंट्रीब्यूशन के रूप में दिखेगा। ये कपलेट से ही फिर ख्याल नाम का जो क्लासिकल म्यूजिक का प्रकार है वो भी डेवलप होगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम सर, ठीक है ना। तो यू विल फाइंड कि ख्याल आपको पता होगा, कभी-कभी मेरे मन में ख्याल आता है सर, ठीक है। तो वही ख्याल वाली कहानी आपको फिर उसके बाद दिखेगी और ये इसी का स्टार्टिंग पीरियड है सर, है ना। तो खुसरो की एक तो थीम ऑफ राइटिंग आपको पता होनी चाहिए। ये थीम ऑफ राइटिंग में मल्टीपल बुक्स आपको पता होनी चाहिए। ये मल्टीपल बुक्स में बेसिकली आमिर खुसरो ने कौन सी चीजें लिखी है वो सब चीजें आपको उनकी हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन के अंदर क्लियर हो जानी चाहिए सर, ठीक है ना। तो फर्स्ट थिंग इज क्लियर कि आमिर खुसरो की कहानी क्या है सर, एंड आमिर खुसरो की बेसिस के ऊपर से जब हम लोग देखेंगे कि उनको कहां-कहां पे याद रखते हैं। अब दूसरा, अब उनके एक थीम के ऊपर चले जाते हैं, द थीम ऑफ द और द बुक्स, इनकी जो किताबें थी, ये किताब में इन्होंने क्या-क्या लिखा है। देखो किताब को थोड़ा बहुत स्लाइड से समझा देता हूं क्योंकि किताब को तो क्या है कि फैक्ट वाला मटेरियल है, आपको आइडिया रहना चाहिए सर, ठीक है। अब पहले आप देखोगे तो आपको किताब दिखेगी केरानुसदीन। केरानुसदीन इज एक्चुअली अ बुक वेयर द ट्रांजिशन इन द पोस्ट बलबन एरा इज टेकिंग प्लेस। पोस्ट बलबन एरा का मतलब क्या है कि बलबन की मृत्यु के बाद कोर्ट इंट्रिग शुरू हो जाता है। यू माइट बी अवेयर अबाउट बुगरा खान और कैकाबाद, ये दोनों बाप बेटे हुआ करते थे सर, ठीक है। एंड फिर इनके बीच में संघर्ष हुआ था और बुगरा बंगाल का गवर्नर हुआ करता था और फिर उसने आने से मना कर दिया था और फिर अपने बेटे को मारने के लिए वो गया था सर, ठीक है, बंगाल से दिल्ली की तरफ। तो उसके ऊपर ये चीजें यहाँ पे लिखी गई है केरानुसदीन के अंदर सर, ठीक है। तो केरानुसदीन वाज मोर ऑफ अ बुक जो आमिर खुसरो की कंट्रीब्यूशन है और इसमें इन्होंने दिल्ली की इंपॉर्टेंस के बारे में लिखा है कि बाय दैट टाइम दिल्ली हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर सरपासिंग सेंट्रल एशिया, क्योंकि मध्य एशिया में उतना मसाला नहीं रहा जितना दिल्ली में है सर, ठीक है। तो पहली किताब तो इनकी ये मिलेगी सर, ठीक है। दूसरी अगर आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो एक किताब दिखेगी घुरतुल कमाल सर, ठीक है। एक्चुअली घुरतुल कमाल करके जो किताब है उसी के एक सब पार्ट के रूप में किताब आपको दिखेगी, उसका ही एक वर्जन दिखेगा जिसका नाम है मिफ्ताह उल फुता सर, ठीक है। ये मिफ्ताह उल फुता के अंदर जलालुद्दीन खिलजी की कहानी लिखी गई है सर, ठीक है। क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी जब भारत के अंदर साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश कर रहा था, राजपूत राजाओं के सामने फाइट कर रहा था सर, ठीक है। उस समय के दौरान टर्किश नोबिलिटी के जो इश्यूज थे उसके बारे में ये हाईलाइट किया गया है सर, ठीक है। तीसरा आप देखोगे तो इसमें ही आपको आशिका नाम की किताब दिखेगी सर। आशिका या इसी को ही देवल रानी खिजर खानी कहते हैं। देवल रानी खिजर खानी क्यों, क्योंकि देवल रानी वाज अ राजपूत प्रिंसेस एंड खिजर खान वाज अ सन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी सर, ठीक है। तो आशिका नाम की किताब है, उसमें अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात के ऊपर प्रभाव क्या हुआ था, वो किस तरह से मलिक काफूर को उठाता है ना, वो भी मेंशन किया गया है। साथों साथ अलाउद्दीन खिलजी कैसे मंगोलों के साथ, क्योंकि ये शुरुआत का पीरियड था 1296 से लेके 1302 का पीरियड था और इस पीरियड में अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहले गुजरात की तरफ ही आएगा सर, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द मंगोल्स, एज फार एज आई रिमेंबर वी हैव स्टडीड दैट पोर्शन कि अलाउद्दीन खिलजी पहले 3-4 साल में सपने देख रहा था तो मंगोल 2-3 बार दिल्ली की तरफ आए थे और उसने उस समय के दौरान गुजरात में इनफैक्ट ये अटैक किया था वाघिलास के सामने सर, ठीक है। तो उसी के साथ ये पूरी की पूरी कहानी आपको जोड़ी गई है सर, है ना। इनफैक्ट ये किताब में आमिर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के रेगुलेशंस के बारे में बताया जो धीरे-धीरे अलाउद्दीन खिलजी लागू करने की कोशिश कर रहा है सर, ठीक है। इसी के अंदर से आप देखिए कि आपको कैज़न उल फतह दिखेगी। कैज़न उल फतह इज प्रॉपर हिस्ट्री ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। आशिका इज मोर ऑफ अ लव स्टोरी, उसमें कुछ-कुछ मेंशन्स पॉलिटिकल हिस्ट्री के आ जाते हैं कि खिलजी ने ये किया, वो किया, फलाना किया। कैज़न उल फतह इज प्रॉपरली आई वुड से अ बुक जो अलाउद्दीन
अलाउद्दीन खिलजी के मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट, उसके कल्चरल कॉन्क्वेस्ट के बारे में लिखता है। मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या-क्या चीजें बनाई, आर्किटेक्चर में क्या-क्या चीजें बनाई, बाजार में क्या सुधार किए, वो देवगिर से लेके नीचे साउथ तक कहां-कहां तक जाता है सर, ठीक है ना? तो यू विल फाइंड कि अलाउद्दीन खिलजी दक्कन में कैसे गया, उसने मलिक काफूर को कैसे भेजा, हाउ द ऑल द स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया वर एक्चुअली सबजुगेटेड एंड वहां से बेसिकली खिलजी कितना पैसा कमाया सर, ठीक है? जमी मस्जिद का निर्माण किया, सीरी फोर्ट का निर्माण किया, मार्केट में रिफॉर्म्स कितने सारे हुए सर, ठीक है ना? तो ये सब चीजें इसके अंदर से उसने बताने की कोशिश की है सर, ठीक है? उसमें ये जो किताब है ना सर, इजाज खुरासवी सर, ये दिस इज मोर ऑफ इंशा ट्रेडिशन। अब मैं आता हूं ये इंशा क्या है सर, ठीक है? तो इंशा इज अ कॉरेस्पॉन्डेंस which was actually done by the state and also by some of the authors, court authors, जो उस टाइम पे एक गाइडेंस के रूप में लेटर्स को पब्लिश किया करते थे सर, ठीक है? तो इजाज़ खुदासवी इज मोर ऑफ अ बुक जो अलाउद्दीन खिलजी के समय की जुड़ी हुई किताब है सर, और इसमें बेसिकली उसके जो फरमान्स निकलते थे या और भी अलग-अलग प्रकार की चीजें थी, उसके साथ ही हाईलाइट किया गया। ये बुक के अंदर आपको गवर्नेंस के बारे में पता चलता है। मतलब ये देखिए कि हाउ वैरायटी ऑफ टॉपिक हैज बीन कवर्ड, है ना? आप किताब के नाम 1-2 याद नहीं रख पाओगे तो चलेगा सर, ठीक है? आपको आशिका याद पता चलना चाहिए, आपको कैज़न उल फतह होना चाहिए, नूसिफर आपको पता होना चाहिए सर, ठीक है? तुगलकनामा, ये 3-4 किताबें, दिस आर मोर देन इनफ टू राइट अबाउट अमीर खुसरो। बट द इश्यू इज कि यू नीड टू कवर वैरायटी ऑफ थीम्स दैट हैज बीन कवर्ड, है ना? तो एक में वो सेंट्रल एशिया के साथ कंपेयर कर रहा है भारत को, एक में टर्किश नोबिलिटी के साथ लिंकअप कर रहा है, एक में देखिए कि वो राजपूत राजाओं के साथ कंपैरिजन कर रहा है और कह रहा है कि लव स्टोरी होना शुरू हो गया था सर, ठीक है? एक में वो दक्कन के बारे में लिख रहा है, एक के अंदर वो आर्किटेक्चर के बारे में बता रहा है, यहाँ पे दिल्ली की कल्चरल लाइफ, आर्मी और आइडियल्स ऑफ गवर्नेंस की शासन कैसा होना चाहिए उसके बारे में लिख रहा है। इजाज़त खुसारवी करके जो किताब थी उसमें यही चीज हाईलाइट की गई थी सर, गेटिंग पॉइंट, है ना? तो ये सब चीजें आपको यहाँ से दिखेगी सर, ठीक है? उसके बाद आपको नूसिफर दिखेगा। नूसिफर इज पोस्ट अलाउद्दीन खिलजी, मतलब खिलजी का मृत्यु हुआ अलाउद्दीन का, और उसके बाद आपको पता होगा कि दिल्ली में फिर आयाराम गयाराम की सिचुएशन थी, सुबह उठते थे सुल्तान बदल जाते थे सर, ठीक है? तो उस समय के दौरान मुबारक खिलजी करके जो शासक था उसके कंटेम्परेरी पीरियड में ये चीजें लिखी गई है सर, ठीक है? नूसिफर इज अ बुक जहाँ पे वो फिलोसफिकल एस्पेक्ट की बात करता है और लिखता है कि इंडिया में रिलीजियस कंडीशन क्या थी, फिलोसफिकल कंडीशंस क्या हुआ करती थी सर, ठीक है? मल्टीपल बुक्स आर देयर। आखिर में जब तुगलक डायनेस्टी पावर के ऊपर आई तो ही स्टार्टेड कंपाइलिंग तुगलकनामा। तुगलकनामा बेसिकली गयासुद्दीन बिन तुगलक की अर्ली विक्ट्रीज के साथ जुड़ा हुआ है, और आपको भी पता है कि 1325 में गयासुद्दीन बिन तुगलक को फिर आपको तंबू गिर गया होता है, ऑल दिस थिंग्स टुक प्लेस सर, ठीक है? तो उसको ये हाईलाइट करवाता है। खैर ही नेवर रोट अबाउट द मेन थीम का मतलब ये है कि वो तंबू गिर गया और कैसे गिर गया सर, ठीक है? उसके बारे में उन्होंने थोड़ा कम लिखने की कोशिश की है सर, गेटिंग अपॉन समझे आप लोग? तो एक तो पहली चीज तो आपको यहाँ से ये दिखेगी आमिर खुसरो के राइटिंग्स के अंदर मल्टीपल ऑथर्स बुक के रूप में उनका कंट्रीब्यूशन सर, ठीक है? अब इनमें से कुछ-कुछ कपलेट्स के रूप में थी और वो कपलेट्स का कंपाइलेशन करके पोएट्री में हुआ, उसको मसनवी कहा गया सर, ठीक है? कुछ-कुछ किताबें ऐसी थी जो प्रॉपर्ली आप देखोगे बुक्स के रूप में थी सर, समझे आप लोग, ठीक है? तो आप देखिए कि यहाँ पे बोला गया है कि आमिर खुसरो वाज एन एमिनेंट पोएट एंड नॉट अ हिस्टोरियन सर। So in spite being a poet, he was able to convey his feeling of historical side in a very effective way in 2, 4, 5 lines. समझे नहीं समझे? तो ये अर्श ने लिखा है ना कि ये सब पोएटिक फॉर्म में लिखना बहुत ही भारी बात होती है सर, ठीक है? क्योंकि अब स्टोरी लाइन में लिखना है तो आप 25 लाइन लिख करके पूरा कंक्लूड कर सकते हो, और उसको ही 4 लाइन में आपको है ना कंपाइल करके कंप्रेस कर देना है, सामने वाला पढ़ के बोलेगा कि वाह 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 सर, ठीक है ना? तो वो वाली जो फीलिंग आती है ना सर, समझे आप लोग? तो वो आमिर खुसरो की राइटिंग से आपको बहुत मिल जाती है सर, समझे आप लोग, ठीक है? तो पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि ही इज ट्राइंग टू कन्वे द इमोशंस इन अ वेरी इफेक्टिव वे सर, है ना? इसके लिए ये जानबूझ के आपको ये ट्रैप क्वेश्चन था सर, है ना? दिस वाज एक्चुअली ट्रैप क्वेश्चन, जहां लिखना तो यही था कि भाई पोएट्री ही लिखी है महाशय ने सर, ठीक है? बट वो हिस्टोरिकल साइड में हमको बहुत मदद करती है। हिस्टोग्राफी के रूप में नहीं लिखी है क्योंकि ही वाज नॉट अ हिस्टोरियन, वो क्रॉनिकलर नहीं थे। ही वाज नॉट अ क्रॉनिकलर जो राजा के इतिहास को स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं, पर उनके राइटिंग में हिस्टोग्राफी पता चलती है। वी कम टू नो अबाउट पॉलिटिकल हिस्ट्री, वी कम टू नो अबाउट द कल्चरल हिस्ट्री, वी कम टू नो अबाउट द आर्किटेक्चर, वी कम टू नो अबाउट द लैंग्वेजेस बीइंग स्पोकन, वी कम टू नो अबाउट द फिलॉसफी एंड रिलीजन सर, है ना? नूसिफर के अंदर सर, है ना? गुरतुल कमार के अंदर हमको भारत की वेजिटेशन के बारे में पता चल रहा है सर, ठीक है? फिर चाहिए क्या सर, है ना? तो व्हाट डू वी वांट सर, है ना? उसमें से फिर ख्याल का निर्माण हुआ। समझे आप लोग, ठीक है? तो पहली चीज आपको खुसरो साहब के बारे में पता होनी चाहिए कि आमिर खुसरो साहब का कंट्रीब्यूशन कहां से कहां तक है और उनकी राइटिंग में कितनी वैरायटी ऑफ थीम आपको देखने को मिलती है। फर्स्ट पार्ट इज क्लियर सर, है ना? द थीम एंड द बुक्स ऑफ राइटिंग सर, है ना? तो इसमें आप लिख सकते हो गवर्नेंस के बारे में, लव स्टोरी के बारे में, मसनवी मैंने आपको बताया पोएट्स के रूप में सर, है ना? कपलेट्स के रूप में हमने देखा। इसी थीम के अंदर यू कैन इंक्लूड द मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, यू कैन इंक्लूड द अर्ली करियर ऑफ गयासुद्दीन बिन तुगलक, हमने अभी देखा तुगलकनामा के अंदर ये भी चीजें लिखी है। वी आल्सो कम टू नो कि ही आल्सो issued he also actually praised the nature and the nature was praised as a part of the newspaper as well sir, ठीक है? तो उसमें नेचर की पॉइंट आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो सर, ठीक है? देन आमिर खुसरो के बारे में आप लिख सकते हो कि कोर्ट इंट्रिग्स कैसे चलते थे, कोर्ट इंट्रिग्स के अंतर्गत राजा के दरबार में किस तरह की लड़ाइयां हो रही थी किंगशिप को कंट्रोल करने के लिए, उसके बारे में उन्होंने लिखा है सर, ठीक है? और उनका पर्सनल पार्टिसिपेशन भी आपको दिखता है अर्ली पार्ट में, जब मंगोलों को उठा के गए और फिर वापस लाए गए एंड ऑल दिस थिंग आपको यहाँ से दिखेगी। नहीं, मर्द आवारा इज अ बुक, इज अ टाइटल गिवन टू गयासुद्दीन बिन तुगलक सर, ठीक है ना? ये बेसिकली गयासुद्दीन तुगलक को मर्द आवारा कहता है, इट्स नॉट अ बुक सर, है ना? तो उसको टाइटल दिया गया है, होता है ना सर कि आवारा था सर, ठीक है? गयासुद्दीन गाजी मलिक के रूप में, गवर्नर के रूप में था ना सर, ठीक है? तो इसके लिए वो मर्द आवारा लिखा है। फिर उसके बाद ये मलिक छाजू के वहां पे जाएगा, पर मलिक छाजू के बारे में सीधा नहीं लिखा है सर, ठीक है? एक्चुअली क्या हुआ आपको भी पता होगा, 1320 में जब गाजी मलिक ने दीपलपुर से विद्रोह किया और दीपलपुर से दिल्ली की तरफ आ गया था, दीपलपुर से पंजाब है ना, पंजाब से नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में से, ठीक है? तो इस पीरियड के समय पे जब क्या कहते हैं गाजी मलिक या गयासुद्दीन बिन तुगलक गॉट एस्टैब्लिश ना, तो उसके सामने कारा से विद्रोह हो गया था और कारा में फिर मलिक छाजू ने विद्रोह किया था। मलिक छाजू वाज द नेफ्यू ऑफ बलबन और फिर वो हंगामा कर रहे थे, ऑल दिस थिंग्स, है ना? और फिर उसको दबाया गया था सर। चलिए ओके, तो ये पूरी स्टोरी थी सर, ओके? तो अपीयरिंग फॉर मेंस पेपर 2 कब आएगा? आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू कंप्लीट पेपर 1 एज़ सून एज़ पॉसिबल सर, ठीक है? एंड जैसे खत्म होगा वैसे पेपर 2 ला देंगे सर, है ना? और आई विल टेक अ स्पेशल क्लास समडे जस्ट टू अप्रोच पेपर 2, हाउ टू अप्रोच पेपर 2, वेयर टू अप्रोच पेपर 2 एंड व्हाट शुड बी द आइडिया सर, है ना? समझे आप लोग? चलो, तो माय फ्रेंड क्योंकि पेपर 1 अभी खत्म नहीं हो रहा है सर, है ना? पेपर 1 में आप देखिए कि अभी सल्तनत में हम लोग फंसे पड़े हैं सर, ठीक है? तो आई थॉट कि 40 एक लेक्चर में हम लोग खत्म करेंगे, बट एज़ फार एज़ आई रिमेंबर हमारा ट्रेडिशनल बेंचमार्क चला ही जाएगा सर। चलिए सर, ठीक है ना? पर दिल्ली दूरस्थ है सर, दिल्ली अभी दूर है हमारे लिए, अभी हम लोग लखनऊ से अवध तक पहुंचे हैं सर, ठीक है? अवध से दिल्ली का रास्ता तो और कठिन हो जाता है। चलो लेट मी कम बैक टू दिस वन सर, ठीक है?
तो वापस आ जाते हैं, इतनी पॉइंट आपको क्लियर होगी, यू गॉट दिस मच पॉइंट क्लियर कि आमिर खुसरो की तो कंट्रीब्यूशन में क्या-क्या चीजें लिख सकते हैं सर, ठीक है। अब ये तो उनका लिटरेरी कंट्रीब्यूशन था सर, है ना। अब ये महाशय बेसिकली बुक्स तो मल्टीपल बुक्स लिखी है इन्होंने, एक से ज्यादा सर। दूसरा इनका कंट्रीब्यूशन आपको दिखेगा लैंग्वेज के अंदर सर, ठीक है ना। अब देखिए लिंग्विस्टिक और लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी इनके समय पे होता है, तो इन्होंने ना बहुत सारी भाषाओं का उपयोग किया है। ही वाज एक्चुअली पॉलीमैथ है ना, तो इनको काफी सारी भाषाओं के ऊपर कमांड भी हुआ करता था सर, ठीक है। तो पर्शियन लैंग्वेज का यूज तो ये कर ही रहे थे, साथ-साथ इस पीरियड के समय पे इन्होंने उर्दू लैंग्वेज का भी उपयोग किया है सर, ठीक है। और उर्दू के साथ-साथ आप देखोगे हिंदवी लैंग्वेज, जिसे ओवर पीरियड ऑफ टाइम हिंदी के रूप में कहा गया, उसका भी उपयोग बहुत बड़ी मात्रा में अपनी कपलेट्स के अंदर करते हैं सर, ठीक है। तो इनका जो ख्याल है ना सर, जो मैंने आपको बताया 2-2 4-4 लाइन के कपलेट्स है सर, ठीक है। वो इस पीरियड के समय पे यूज करेंगे सर, ठीक है। तो उसको उस टाइम के अंदर दहलवी लैंग्वेज कहा जाता था। दहलवी क्यों? क्योंकि अगर आप पकड़ने की कोशिश करिए, इट वाज स्पोकन बाय द रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली, इट वाज स्पोकन बाय द कैंटोनमेंट एरिया, कैंटोनमेंट में रहने वाले बेसिकली जो लोग थे छावनी में, वो लोग बोला करते थे इन एंड अराउंड दिल्ली सर, ठीक है। तो उसका भी उन्होंने उपयोग किया। बेसिकली पर्शियन लैंग्वेज में जो लिटरेचर है उनका, वो लिटरेचर थोड़ा हाई क्वालिटी लिटरेचर, हाई क्वालिटी का मतलब है कि लिटरेरी स्किल्स में देखा जाए तो इसमें आपको बहुत मजा आएगी। इसमें जो लिटरेचर है, दिस इज मोर ऑफ एंटरटेनमेंट एंड फन पर्पस वाला सर, ठीक है। तो इसमें इन्होंने ज्यादातर चीजें जो है वो एंटरटेनमेंट सेंट्रिक ज्यादा लिखी है, मतलब जो उर्दू में लिखा गया उसको ज़बान हिंद कहा गया है सर, या दहलवी भाषा के रूप में बोला गया है सर, ठीक है। सो ही सेज कि दिस इज द ज़बान हिंद। ज़बान हिंद का डेवलपमेंट कैसे हुआ, अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको पढ़ाता हूं कि उर्दू लैंग्वेज का कैसे प्रोमिनेंस उभर के आता है सर, ठीक है। बट आपको ये पता चलेगा कि कॉमन मैन की फीलिंग्स को ये हाईलाइट कर रहा है। पर्शियन लिटरेचर में जो आगे की किताबें हैं, आगे की किताब मतलब जो भी हमने कैज़म अल फतह देखी या नूसी पर देख लिया, आशिका देख लिया या कैरान नसरी देख लिया सर, ठीक है ना। जितने नाम याद रहे उतने 4-5 एग्जांपल ठोक के आना सर, ठीक है। सबके सब याद रहे ऐसा जरूरी नहीं है, मैं आपको पहले ही कह देता हूं सर, ठीक है। हम आपसे एग्जांपल एक्सपेक्ट करते हैं, पर ऐसा नहीं कि आप 50 एग्जांपल लिख दे सर, ठीक है। आप 2-3-4 एग्जांपल को कोट कर दीजिए जस्ट टू जस्टिफाई योर थीम ऑफ राइटिंग सर, है ना। आपको थीम ऑफ राइटिंग ज्यादा पकड़नी है रेदर देन बॉल बाय बॉल कमेंट्री सर। मैंने आपको पहले भी कहा था, बॉल बाय बॉल कमेंट्री करना जाओगे तो हर एक किताब को पढ़ना पड़ेगा, फिर क्रक्स निकालना पड़ेगा। वो चीज इतिहास के अंदर अगर आपका ऑप्शनल होता है ना, उसमें पढ़नी पड़ती है। अगर आपका उर्दू ऑप्शनल है या आपका हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल है सर, ठीक है, आपका फारसी ऑप्शनल है सर, है ना, तो यू हैव टू डू दैट, ओके। बाय द वे ऐसा पर्शियन स्टिल एन ऑप्शनल अभी वो दे रहा है क्या पर्शियन लिटरेचर, अपने लिटरेचर की लैंग्वेज में नोटिफिकेशन में देखा होगा सर, ठीक है। क्योंकि उर्दू लिटरेचर से तो लोग पास होते हैं सर, ठीक है। आई हैव सीन कैंडिडेट्स पासिंग फ्रॉम उर्दू लिटरेचर। फिर आई गेस फ्रेंच लिटरेचर से कोई पास हुआ था सर कुछ साल पहले सर, है ना। फ्रेंच लिटरेचर से सर पास हुए थे सर, यू कैन इमेजिन, एन ऑप्शनल फ्रेंच लिटरेचर लिया, बोले हाँ ठीक है ना। फिर आई नो समवन फ्रॉम हियर जिन्होंने सिंधी लिटरेचर रखा था और सिंधी लिटरेचर से यूपीएससी क्लियर किया सर, ठीक है। एकमात्र कैंडिडेट सिंधी लिटरेचर में मेंस लिखने वाले सर, ठीक। क्योंकि यार कौन लेता है सर सिंधी लिटरेचर सर, गेटिंग पॉइंट, ओके, समझे। तो ऐसे तो कुछ मतलब पहले तो बहुत इलोबरेटिव लिस्ट था यूपीएससी, फिर अभी रिफाइन करके उन्होंने जब जब नए-नए चेंजेस लाए तो दे हैव रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ लिटरेरी सब्जेक्ट्स इन द ऑप्शनल, क्योंकि फिर एक आध कैंडिडेट के लिए वो पूरा फिर तामझाम क्रिएट होता है बहुत सारी, और फिर मटेरियल नहीं मिल जाता है। चलिए हटा, पर्शियन हटा दिया, चलो सर, ठीक है। तो उर्दू है, बट उर्दू स्टिल, उर्दू से तो बहुत हर साल आप देखिए 4-5-10 कैंडिडेट होंगे जो उर्दू लिटरेचर में क्लियर करेंगे। उसमें 1-2 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो टॉप 100 में होंगे सर। पीछे तो लिस्ट में तो आपको मिलेंगे 400-500 में रैंक में सर, ठीक है। बट आई एज़ फार एज़ आई सी एवरी ईयर देयर विल बी 2-3 कैंडिडेट्स जो टॉप 100 में आ रहे हैं सर, ठीक है। मराठी लिटरेचर, गुजराती लिटरेचर, मलयालम लिटरेचर, तेलुगु लिटरेचर, दिस आर वेरी कॉमन सब्जेक्ट्स इन यूपीएससी सर, ठीक है। मैं कॉमन क्यों बता रहा हूं कि यू विल फाइंड ह्यूज चंक ऑफ स्टूडेंट्स राइटिंग, जैसे गुजरात में सालाना 150-200 लोग गुजराती लिटरेचर से मेंस लिखते हैं सर, ठीक है। मतलब जहां तक मुझे आइडिया है सर, है ना, क्योंकि आई एम एसोसिएटेड विद मल्टीपल पीपल प्रिपेयरिंग फ्रॉम हियर सर, ठीक है। तो द सेम अप्लाइज टू तेलुगु लिटरेचर इन आंध्र प्रदेश, है ना, तो वहां बड़ी संख्या में लोग लिखते हैं। मलयालम लिटरेचर से केरला में तैयारी होती है, पर उसमें तो चंक है सर, ठीक है। यहाँ तो एक्सेप्शंस में बता रहा हूं, फ्रेंच लिटरेचर से दिख रहा है, उर्दू लिटरेचर से मेंस लिया और फिर सिलेक्शन भी आ रहा है सर। बेस्ट पार्ट ये है कि सिलेक्शन आ रहा है सर, ऐसा नहीं है कि आपको 500 में से 150 नंबर दे दिया यूपीएससी। यूपीएससी कहता है कि यू सिलेक्ट द सब्जेक्ट एंड यू बी प्रोफिशिएंट इन दैट सब्जेक्ट, है ना, वी विल रिवॉर्ड यू अकॉर्डिंगली। आप देखिए यूपीएससी, ये चीज मैं आपको ये बता रहा हूं क्योंकि ये आपका भ्रम टूट जाएगा सर, है ना, समझे। ये आपका भ्रम टूट जाएगा, ये दिस इज दिस मिसकंसेप्शन कि फलाना ऑप्शन से नहीं, सिलेक्शन लाने वाले तो कहीं से लेके आते हैं सर। मेडिकल साइंस से लेके आते हैं, चलो मेडिकल साइंस से समझ में आता है कि भाई डॉक्टर है तो उनका ग्रेजुएशन भी उसमें हुआ है, 5 साल उन्होंने निकाले हैं सर, ठीक है। तो इंजीनियरिंग से निकाले हैं सर, ठीक है। पीपल आर क्लियरिंग एग्जाम फ्रॉम द इंजीनियरिंग साइड एज वेल सर, ठीक है। अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर, वही ऑप्शन लेके कर रहे हैं। तो ऑप्शनल कोई भी लो सर, है ना, इट्स नॉट द केस ऑफ हिस्ट्री, मैं आपको पहले भी कहा था डे 1 पे। इट्स द केस ऑफ हाउ यू आर प्रोफिशिएंट, है ना, आपकी उसके ऊपर पकड़ कितनी है, कितनी कमांड है सर ऑप्शनल के ऊपर, कितना डेप्थ में जा सकते हो और कितना इफेक्टिवली कन्वे करवा सकते हो अपने थॉट को सर, ठीक है, इन द मैक्सिमम 20 मार्क। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। तो होता क्या है कि उन्होंने ज़बान हिंद लिखना शुरू किया। ज़बान हिंद का मतलब है बेसिकली जो भारत में बोली जाने वाली भाषा थी, उर्दू या उसको हिंदी भी कहते हैं। अब इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ इसके ऊपर अलग से प्रश्न आ सकता है, पर अभी थोड़ी देर के बाद आपको बताता हूँ कि हाउ द रीजनल लैंग्वेज डेवलपमेंट टुक प्लेस, एंड उसमें उर्दू की थोड़ी बहुत चर्चा कर देंगे सर, ठीक है। बट ही इज नोन एज द फादर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज, है ना, जो आज की हिंदुस्तानी लैंग्वेज है उसके फादर के रूप में कंसीडर किया गया है। उनके राइटिंग के स्टाइल को भी इसके लिए सबक हिंद कहा गया। सबक हिंद मतलब द मेथड ऑफ राइटिंग वेयर ही यूज्ड टू राइट द कपलेट्स एंड इन अ वेरी इफेक्टिव वे सर, ठीक है। तो आपकी बहुत सारी कहानी दिखेगी, औलिया के शिष्य हुआ करते थे और आखिर में इनको एट टाइम्स आप पकड़ने की कोशिश करिए कि पर्शिया के एक स्कॉलर थे सदी करके सर, है ना, तो ये उनके साथ अपने आप को जोड़ते हैं, तो सदी के साथ वो सदी ऑफ इंडिया के रूप में बोले गए हैं। इस तरह के इनके कंट्रीब्यूशंस आपको दिखेंगे सर, है ना। तो आमिर खुसरो की ओवरऑल थीम पता होनी चाहिए। अब इनकी थीम में कहां-कहां वीकनेसेस है सर, समझे आप लोग, ठीक है, कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग आमिर खुसरो, जहां लिमिटेशंस हमने कल के क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था सर, ठीक है। तो ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर के पहले डिस्कस किया कि भाई ज़बान हिंद के रूप में क्यों इसका इंपॉर्टेंस है सर, ठीक है, और बेसिकली इमोशंस को कैसे यूज करते हैं। पर्शियन और हिंदी लिटरेचर का कंपाइलेशन होगा, उसको रेखता कहते हैं। अभी मैं आता हूं उर्दू लैंग्वेज के साथ कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ। अब देखिए व्हाट इज द प्रॉब्लम रिगार्डिंग आमिर खुसरो सर, ठीक है। आमिर खुसरो के साथ प्रॉब्लम ये हुआ करता था कि आमिर खुसरो हमेशा राजाओं के बारे में लिखे हैं सर, ठीक है, और उनके रूल्स के बारे में लिखे हैं सर, ठीक है। तो कहां गए भाई सब कॉमन मैन सर, है ना। तो अगर हिस्टोरियन होता है तो कॉमन मैन के बारे में भी लिखते हैं, सही की गलत सर, ठीक है। तो आपको देखिए मैंने बताया ना कि वो वाज अ पोएट, और पोएट का क्या काम होता है सर, पोएट राजा के बारे में ग्लोरीफाई करता है जिनके कोर्ट में रह रहे हैं सर, ठीक है ना। तो नॉट अ हिस्टोरियन, हिस्टोरियन वो होता है जो सबके एंगल्स को देखता है, इंक्लूसिव देखता है सर, ठीक है। वो देखता है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ कॉमन मैन इन दैट एरा, व्हाट वाज द सिचुएशन जहां आवाम ठीक थी कि नहीं थी, समझे आप लोग, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। तो पहली चीज आपको यहां से दिखेगी सर, समझे। अब उसने आमिर खुसरो साहब ने जब कैरान सदीन को कंपाइल किया ना सर, तो उसमें प्रॉब्लम ये हुआ था कि कई बार ने उनको इनवाइट किया था कि आप लिखिए हमारे और हमारे फादर साहब के बारे में जो संघर्ष हुआ था बुगरा खान। अब ऑब्वियस है कि अगर कई बार आपको पेट्रोनेट देके लिखवा रहा है तो आप उनके नेगेटिव पॉइंट्स को कभी लिख पाओगे सर, गेटिंग पॉइंट, समझे कि नहीं समझे। तो यू विल बी इग्नोरिंग दैट, है ना। तो मैंने आपको कल का मीम बताया था, याद आया कि नहीं है।
तो ही विल बी इग्नोरिंग सर्टेन फैक्ट्स। इग्नोरिंग फैक्ट्स का मतलब ये है कि ये जानबूझ के इनको पता है कि भाई राजा परेशान ना हो, राजा को दुखी ना करे, वो कार्य मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने ज्यादा कुछ लिख दिया उल्टा-सुल्टा तो शायद हो सकता है कि मेरे को भी कोई किले से धक्का मार दे सर, समझे? बोले क्या हुआ? बोले वो कल किले की दीवार के ऊपर चढ़े थे, बालकनी के वॉल के ऊपर। लोगों ने मना किया कि मत चढ़ो, वो कह रहे हैं कि हम पोज़ देने वाले हैं ऐसा। फिर पता नहीं उनका पैर-वैर स्लिप हो गया तो नीचे गिर गए सर, ठीक है। अच्छा बोले भले अच्छे भले इंसान थे सर, ठीक है। सो यू नो दैट व्हाट हैपेंस, हाउ कॉन्स्पिरेसीज़ टेक्स प्लेस है ना, समझे आप लोग? तो ही इग्नोर्ड सर्टेन फैक्ट्स दैट कुड हैव गिवन ट्रू पॉलिटिकल सेंस, है ना? तो ट्रू कंडीशंस को या ट्रू ऑब्जर्वेशंस को इन्होंने जानबूझ के एट टाइम्स अवॉइड किया है सर, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि जब आप पोएट्री के स्टाइल में लिखते हो, मसनवी में लिखा था ना, तो पोएट्री के स्टाइल में जब आप लिखते हो तो उसमें आप क्रक्स ही लिख पाओगे। व्हेयरएज़ स्टोरी राइटिंग में या हिस्टोग्राफी के अंदर छोटी से छोटी माइन्यूट डिटेल्स आपको लिखनी पड़ती है सर, ठीक है। तो होता यह है कि व्हेन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री स्टाइल सर, याद रखिएगा सर, पोएट्री स्टाइल इज इट्स ओन लिमिटेशन सर, है ना? इसकी लिमिटेशन होती है। यू कैन नॉट इंक्लूड ईच एंड एवरी इवेंट एज़ अ पार्ट ऑफ पोएट्री स्टाइल, है ना? समझे कि नहीं समझे, है ना? तो हमको ये पता चलता है कि इनकी लिमिटेशन में एक ये भी प्रॉब्लम था कि ट्रू ऑब्जर्वेशंस वर नॉट कवर्ड, इग्नोरिंग सर्टेन फैक्ट्स वाज पार्ट ऑफ दिस होल थिंग, है ना? कॉमन मैन के बारे में नहीं लिखा है, पोएट्री स्टाइल में लिखने के कारण बेसिकली वो स्टोरी राइटिंग को डेप्थ में नहीं लेके गए, जो हिस्टोग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, है ना? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्टोग्राफी जो नहीं लिख पाते हैं सर, ठीक है। कैज़न उल फतेह में अलाउद्दीन खिलजी की पॉलिटिकल विक्ट्री और मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट में बोला, पर इन्होंने कभी नहीं कहा कि अलाउद्दीन खिलजी किस तरह से जलालुद्दीन को मार के पावर में आया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि देख के इग्नोर करने का। बोले वो डीजीपी बचा ले, बोले डीजीपी तो छुट्टी पे है सर, ठीक है ना? समझे कि नहीं समझे? डीजीपी सामने बैठा होता है, डीजीपी छुट्टी पे हो गया है सर, ठीक है। तो आमिर खुसरो के साथ भी यही था सर। उनको पता चला कि भाई यहाँ बादशाह बदल गए हैं सर, ठीक है। हवा का झोंका वो है ना कि समीर जिसे हम लोग पहचानते हैं, उसकी दिशा बदल गई है, तो उन्होंने कहा कि अब कलम तो उठाएंगे, पर कलम अब ऐसे ही उठाएंगे कि जहाँ बादशाह को बुरा ना लगे सर, वरना क्या पता सर, ठीक है ना? हम गंगा नदी के अंदर फिर एक दिन नहाने गए थे और किसी मगरमच्छ ने खींच लिया हमको सर, ठीक है। फिर आगे हम लिख ही नहीं पाए, वैसी कहानी ना हो जाए सर, समझे आप लोग, ठीक है। सो दे वांटेड टू मेक श्योर बट ही विल बी इग्नोरिंग सर्टेन थिंग्स, है ना? वो तो ठीक नहीं है। ओवरऑल हमको 3-4 चीजें पॉजिटिव दिखती है सर, है ना? तो दीस आर ऑल द नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ आमिर खुसरो। आप है ना खाली इनकी थीम को याद रखोगे ना सर, थीम मतलब जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये वाली सब चीज़ों को सर, ठीक है। तो आपको ऑटोमेटिकली इसमें से नेगेटिव्स मिल जाएँगे सर, है ना? आपको खुद ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा। आपके साथ प्रॉब्लम क्या है पता है, मैं आपको बताता हूँ। आप ब्रेनस्टॉर्म करना छोड़ दिए हो सर, है ना? यू आर टू मच डिपेंडेंट ऑन सम काइंड ऑफ बुक और अ टीचर सर, है ना? टीचर विल बी अ गाइडिंग लाइट इन योर प्रिपरेशन बट अल्टीमेटली यू आर सपोज्ड टू गो ऑन योर ओन। एक शिक्षक के रूप में आपको दिशा दिखाऊँगा, दिए की तरह खुद जल जाऊँगा सर, ठीक है। मोमबत्ती की तरह पिघल जाऊँगा, पर अल्टीमेटली आपको ही चलना है सर, ठीक है। और जितना इफेक्टिवली इसको यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा चल पाओगे, वरना तो फिर प्रॉब्लम क्या होगा कि मोमबत्ती जल्दी पिघल जाएगी सर, है ना? और मोमबत्ती जल्दी पिघल जाएगी तो रास्ता आपका आधा ही कटा होगा और फिर आप दिशाहीन बन जाओगे सर, समझे आप लोग, ठीक है। इससे अच्छा मोमबत्ती को हाथ में लो, थोड़ा-थोड़ा जलाओ, थोड़ा-थोड़ा आगे चलो, थोड़ा-थोड़ा जलाओ, थोड़ा-थोड़ा आगे चलो, तो मोमबत्ती भी चलेगी और आपका रास्ता और आपकी मंजिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। चलिए सर, है ना? लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। तो पहली तो कहानी आपको खुसरो साहब की ये दिखेगी सर, है ना? उनके राइटिंग्स की हम लोग क्रिटिसिज्म कर देंगे सर, है ना? तो उसमें पोएट्री स्टाइल भी आ गई और उसमें ये आ गई। अब अच्छी बात क्या-क्या चीज़ें लिखी है सर, ठीक है। तो उन्होंने टोपोग्राफी को लिखा है। नूसीपर जो है ना, नूसीपर और बेसिकली कैज़न उल फतह, उसमें क्योंकि पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट है, नूसीपर में थोड़ी बहुत इंडिया के ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स और उन सबको उन्होंने कवर किया है, रिवर्स को, माउंटेन्स को और फिर ट्रेड रूट्स को उन्होंने हाइलाइट किया है कि वो पहले मुल्तान से दिल्ली की तरफ कैसे आए, दिल्ली से डेक्कन की तरफ कैसे आए, फिर वो एक टाइम के ऊपर मलिक साजू के कोर्ट में गए होते हैं, मलिक साजू वाज़ इन कारा रीजन, तो अवध की तरफ से गए होते हैं सर, तो उन सब के बारे में लिखते हैं। ओवरऑल उनके अनुभव में दिल्ली सबसे एक नंबर शहर था, क्योंकि इनिशियली वो दिल्ली में सेटल हुए थे सर, ठीक है। तो बाकी सारी जगह उनको पसंद नहीं आती थी, बोले ये सब बेकार की जगह है सर, ठीक है। आखिर में ये लिखते हैं कि भारत मेरा जन्मभूमि है, भारत ही मेरा कर्मभूमि है सर, समझे आप लोग, ठीक है। एंड सेंट्रल एशिया खुरासन से भी हम लोग आगे चले गए हैं, यहाँ के लोग, यहाँ के पंडित लोग अरिस्तु से भी ज्यादा ज्ञानी है सर। तो यू कैन इमेजिन, नूसीपर में उन्होंने फिलॉसफी के बारे में लिखा है सर, ठीक है। तो यू माइट बी अवेयर अबाउट द नूसीपर वेयर ही टॉक्स अबाउट द इंडियन स्कॉलर्स इन डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी एंड दे आर एबल टू डिबेट मल्टीपल पीपल फ्रॉम आउटसाइड एरियाज वेल सर, ठीक है ना। तो इन सब की कहानी आपको आमिर खुसरो साहब के द्वारा दिखेगी। आमिर खुसरो साहब का मृत्यु 30s में हुआ आफ्टर द डेथ ऑफ निजामुद्दीन औलिया। जब औलिया साहब की मृत्यु हुई तो उसके कुछ हफ्ते या 10-15 दिन के बाद ही उनका मृत्यु हो जाता है। तो आप जब पुरानी दिल्ली में औलिया साहब की दरगाह पे जाओगे, उनकी मजार पे, तो बाजू में ही आमिर खुसरो साहब को भी दफनाया गया, वहाँ भी दफनाया गया है सर, ठीक है। तो ये आपने रॉकस्टार मूवी देखा होगा, कौन फाया कौन सर, ठीक है। और रॉकस्टार उसके 10-11 साल कंप्लीट हुए ना, एक टाइम के ऊपर सेंसेशन हुआ करती थी सर, है ना। तो यूथ के अंदर तो मतलब है ना, रेबेल विदाउट अ कॉज का कांसेप्ट चल रहा था सर तब। तो रेबेल विदाउट अ कॉज में ये रॉकस्टार बहुत चल रहा था सर, समझे। तो उसमें ये कौन फाया कौन करके एक सूफी आपको दिखेगी, ये कवाल थी सर, ठीक है। तो उसमें औलिया साहब की दरगाह दिखाई, तो उसमें आमिर खुसरो साहब को भी बाजू में दफनाया गया। तो आप जाइएगा वहाँ पे, तो चक्कर मार के आइएगा सर पुरानी दिल्ली में। खैर, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। तो ये तो पूरी कहानी खुसरो साहब की थी सर, है ना। अब उनके यहाँ पे आपको पूछा क्या गया है सर, है ना। 2 चीज़ें आपको पूछी गई है। पहली चीज़ पूछी गई है कि ही वाज़ अ पोएट एंड नॉट अ हिस्टोरियन। व्हाई ही वाज़ अ पोएट एंड नॉट अ हिस्टोरियन, वो आप लिखोगे। अल्टीमेटली कंक्लूजन में ये लिखोगे, लास्ट पैराग्राफ, क्योंकि ये तो शायद तक 30 मार्कर में पूछा था। तो इसमें आपको ये डालना पड़ेगा कि इन स्पाइट ऑफ हिज पोएट्री राइटिंग हिज कंट्रीब्यूशन कैन नॉट बी इग्नोर्ड इन द हिस्ट्री सर, है ना। वो भले पोएट्री सेंट्रिक राइटिंग कर रहे थे, कपलेट्स कर रहे थे, स्टांजास में लिख रहे थे, पर उनका कंट्रीब्यूशन सब जगह के ऊपर हिस्ट्री में और क्यों है, तो उसमें जो हिस्टोरिकल पास्ट है ना, वो सब निकाल दीजिएगा एक्सट्रैक्ट करके सर, है ना। जो 2-2 3-3 4-4 लाइन हमने आपको पढ़ाई है अभी सर, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया आपको सर? तो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन आई वुड से सर, ठीक है। वो बैलेंस किया था कि खुसरो को पोएट्री साइड में ज्यादा बदरशाना है, पर हिस्ट्री में इग्नोर नहीं करना है ना। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन हैज टू बी बैलेंस्ड आउट, ओके। अब ऊपर पूछा गया क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ बरानी एंड आमिर खुसरो इन इंडो पर्शियन लिटरेचर सर, है ना। एक प्रश्न ये पूछा है, दोनों को पूछ दिया। ये 30 मार्कर में पूछा था, है ना। तो 15 मार्क इनके लिए थे और 15 मार्क इनके लिए थे सर, ठीक है। अब बरानी साहब का इंडो पर्शियन लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा है सर, ठीक है। और आमिर खुसरो का किसका ज्यादा है सर, ठीक है। बरानी कब कौन से पीरियड में लिख रहे थे, तो आप अगर इनको कंपेयर करना है या आपको क्रिटिकल असेसमेंट देना है, तो आप दोनों का टाइम पीरियड लिख सकते हो सर। दूसरा आप लिख सकते हो पैरेलल किंग्स किसके हुआ करते थे ये दोनों। उसके बाद इनकी थीम ऑफ राइटिंग सर, है ना। थीम के अंदर किसके साथ वैरायटी ज्यादा थी सर, है ना। वैरायटी ऑफ राइटिंग कौन ज्यादा कर रहा था सर, ठीक है। गेटिंग पॉइंट नोट, किसका बैकग्राउंड ज्यादा मैटर कर रहा था, आमिर खुसरो का कि बरानी का सर। दोनों हिंदुस्तानी बर्थ के थे, हिंदुस्तानी बर्थ इसके लिए क्योंकि दोनों का बर्थ भारत में ही हुआ था सर, ठीक है। तो ये कोई भारी ऑथर नहीं थे जो कंपैरेटिवली हसन निजामी या मिनाज सिराज जैसे लोग आपको दिखेंगे जो सेंट्रल एशिया के ओरिजिन वाले ऑथर से, तो उनकी राइटिंग में कुछ ना कुछ बायसेस आपको मिल जाते थे सर, ठीक है। पर वो यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। वैरायटी में बरानी वाज मोर कंसर्न्ड अबाउट द क्रोनोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, है ना। एंड वो थियोलॉजिकल एस्पेक्ट में ज्यादा थे, व्हेरेas आमिर खुसरो वाज मोर ऑफ अ पर्सन हु वाज बियॉन्ड द रिलीजियस आर्म्स सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो खुसरो साहब में वैरायटी ज्यादा आपको दिखेगी सर, समझे आप लोग, ठीक है। और आखिर में
इनका क्रिटिकल एनालिसिस जब करेंगे हम लोग, है ना, तो दोनों को कंपेयर भी करेंगे, विल बी कंपेयरिंग खुसरो एंड बरानी एज वेल, एंड फाइनली कंक्लूजन में ये लिखेंगे कि भाई इंडो पर्शियन लिटरेचर में बरानी की अपनी खुद की सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के समय पे और मोहम्मद बिन तुगलक के समय के इवेंट्स को भी इंक्लूड किया है, आमिर खुसरो बेसिकली मोहम्मद बिन तुगलक और वो सब के पीरियड को इंक्लूड नहीं करती। इवन अलाउद्दीन खिलजी की माइन्यूट डिटेलिंग है वो सब उनके द्वारा इंक्लूड नहीं की गई, क्योंकि उनके राइटिंग में पोएट्री डोमिनेट कर रही थी, वेयर एज बरानी के राइटिंग के अंदर आपको स्टोरी फॉर्मेट ज्यादा दिखता है सर, ठीक है। और गवर्नेंस में दोनों ने लिखा है, पर गवर्नेंस में फतवा जहांदर इज मोर रेलेवेंट देन दी इजाज कुरासवी सर, ठीक है ना, जो आमिर खुसरो की गवर्नेंस के ऊपर एक कपलेट हुआ करती थी, ठीक है। तो ये 4 5 6 पॉइंट्स आपके मोटे-मोटे तौर के ऊपर आएंगे सर, आप ये प्रश्नों को प्रैक्टिस करिए सर, है ना। आप में से बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मेरे को आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए बेटा, थंब रूल नंबर 1 बता देता हूँ। पहला है कि पेन उठाओ, पेन उठा दो सर, डोंट वेट फॉर मी और डोंट वेट फॉर एनीबॉडी सर। पिक अप अ पेन, स्टार्ट राइटिंग। दिस इज हाउ यूपीएससी इज टू बी अप्रोच्ड। यू कैन नॉट शाई अवे फ्रॉम राइटिंग, आप उससे दूर नहीं भाग सकते। वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 200 आवर्स ऑफ प्रिपरेशन एज वेल, सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर परफेक्टली ऑन द ट्रैक, ओके। आपको आइडिया मिल जाना चाहिए कि अब खत्म हो। उठाओ सर, एक लाइन उठाओ, 2 लाइन उठाओ, 4 लाइन लिखोगे पहली बार, कोई बात नहीं, बुक खोल के लिखो सर। ओपन अप द बुक, ओपन अप द बुक, है ना, स्टार्ट लेक्चर्स को देखो फिर से, है ना, 1.5 की स्पीड में, 1.7 की स्पीड में, जो भी आपको लग रहा है सर, है ना, एंड देन यू वंस अगेन राइट इट, ओके, इफेक्टिवली उसको लिखो सर, वो बहुत मैटर करेगा सर, समझे। दिस विल मैटर द मोस्ट। नहीं 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 लिखोगे ना सर, अगर आप देखो, एक होता है प्रोक्रास्टिनेशन सर, है ना, डिलेइंग थिंग्स अप, यू विल कीप ऑन डिलेइंग, डोंट प्रोक्रास्टिनेट व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी सर, सिविल सर्विसेज में ये कभी नहीं होना चाहिए। कल करेंगे सर, नहीं नहीं कल नहीं, अभी करेंगे, आज करेंगे। क्वेश्चन आया है, टॉपिक समझा है, अच्छा जितना समझा है उसको एक बार किताब में पढ़ना पड़ेगा, हाँ पढ़ना पड़ेगा, किताब में पढ़ के तुरंत छाप दो उसको, जितना समझ में उतना छापो उसको। यू डू इट फॉर 20 डेज, मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूँ। अब 20 दिन तक करिए, 21वें दिन में आपको खुद को ही फर्क दिख जाएगा कि नो आई एम सीइंग चेंजेस इन माय राइटिंग एंड द थिंकिंग स्किल्स। अरे मैं पहली बैच में पढ़ाऊंगा और अभी पढ़ा रहा हूं तो क्या मेरे में फर्क नहीं आया होगा सर? आया होगा डेफिनेटली सर। पहली बैच में हमको रिजेक्ट कर दिया था, मैंने आपको बताया सर, ठीक है, समझे। आपको नहीं पढ़ाना आता है सर, दिस हैपेंस ना सर, वी इंप्रूव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। धीरे धीरे इंप्रूव होते हैं ना सर, कोई भी चीज होती है उसको कंसिस्टेंटली करोगे तो इंप्रूवमेंट तो आएगा ना बाबू, समझे। बट आप फिर प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो फिर मतलब नहीं ना सर। खैर, तो एक तो खुसरो साहब की कंट्रीब्यूशन आपको मिलेगी जो दिल्ली सल्तनत में सबसे रिलेवेंट है। देखिए खुसरो साहब के अलावा अगर आप समझिए तो देयर वर अदर ऑथर्स एज वेल जिनके द्वारा लिखा गया है। अब एक ठक्कर फेरू हुआ करते थे, इसामी हुआ करते थे, अफीफी हुआ करते थे, यहया बिन अहमद सरहिंद हुआ करते थे। आई डोंट सी एनी मेरिट डायरेक्टली जहां से इनके ऊपर से क्वेश्चन आ सकता है स्पेसिफिकली। स्पेसिफिकली क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि आपको आइडिया रहना चाहिए, क्योंकि इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत लिमिटेड थी, एक या दो राजाओं तक थी या एक डायनेस्टी तक सीमित थी, ना कि मल्टीपल डायनेस्टीज में। जैसे बरानी के साथ ये हो रहा था कि बहुत लोगों की तारीख लिख रहे हैं, ठीक है। उसी दौर के ऊपर अगर आप पकड़ने की कोशिश करोगे, इसामी के बारे में आप पकड़ने की कोशिश करिए, तो इसामी जो है उनके राइटिंग्स में भी खास करके दिल्ली सल्तनत और जो साउथ इंडिया की बहमनी किंगडम है उसके बारे में उन्होंने काफी लिखा है, ठीक है। अफीफ के बारे में आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो अफीफ ने फिरोज शाह तुगलक के बारे में लिखा है, रिटन मोर अबाउट द फिरोज शाह तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक के समय पे क्या क्या चीजें हुआ वो सबकी कहानी लिखी गई है, ठीक है। तो इनकी किताब का नाम भी है तारीख फिरोज शाही, ठीक है। सो यू विल फाइंड कि 2 तारीख फिरोज शाही विल कम इनटू पिक्चर, है ना। एक तारीख फिरोज शाही आपको दिखेगी क्या कहते हैं बरानी के द्वारा, और एक आपको सिराज अफीफ के द्वारा मिल जाएगी सर, ठीक है। अब बरानी की तारीख फिरोज शाही इज मोर ऑफ द अर्ली किंग्स, है ना। और इसमें तारीख फिरोज शाही देखोगे तो इसमें प्रॉपर्ली आपको पता चलता है कि फिरोज शाह तुगलक के समय की जो कंडीशंस है वो सबको इन्होंने हाईलाइट किया। तो मैं आपको 2-2 लाइन में भी समझा देता हूं सर, ठीक है, सीधी स्लाइड्स के ऊपर से समझा दूंगा तो ज्यादा आपको ठीक रहेगा सर, ठीक है। तो इसमें ये 3 ऑथर्स को भी देख लेते हैं, इसामी, शम्स सिराज अफीफ एंड यहया बिन अहमद सरहिंदी सर, जो उस समय के कंटेम्पररी ऑथर्स हुआ करते थे अलग-अलग डायनेस्टीज में। एंड देन वी विल जंप टू द अरबिक लिटरेचर, फिर उसके बाद हम लोग अरबिक लिटरेचर में चले जाएंगे सर, ठीक है। तो लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, हम देखते हैं वापस यहाँ पे। कल हम निजामी साहब को पढ़ लिया था सर, निजामी को पढ़ लिया था, उनकी कहानी मैंने बताई ना सर, है ना। मीनाज सिराज को पढ़ा था सर, है ना। तबाकत नसीरी मैंने आपको बताया, तबक्का वाइज लिखी गई है। कल मैंने जो थीम बताई थी ना वो सब स्लाइड में है, चिंता मत करिए सर, ठीक है, डोंट वरी। द थीम दैट वी हैड डिस्कस्ड ना सर, सिग्निफिकेंस में आपको यही दिखेगी, और फिर वो किस तरह से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, रजिया को कैसे हटा देते हैं, उनके ऊपर एक बार खुद अटैक हो गया था सर, ठीक है। ये पॉलिटिक्स में गेम कर रहे थे ना मीनाज सिराज, वो तो ऑब्वियस है ना कि जब आप गेम कर रहे हो तो कोई आपकी भी गेम करने का प्लान करेगा ना सर, ठीक है, ऐसा थोड़ी है। तो इसके लिए तो आप दूर से बैठोगे तो बात अलग है सर, द मोमेंट यू विल गेट इन्वॉल्वड इनटू, आप किसी और को गिरा रहे हो तो कोई आपको गिराने के लिए भी बैठा होगा सर, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि बाबू आप ही अकेले को गिराओगे सर, है ना। नहीं कि मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं रजिया को पावर के ऊपर नहीं रहने दूंगा सर, ठीक है, ऐसा थोड़ी चलता है। देयर विल बी समवन हु विल बी पुलिंग योर लेग डाउन द लाइन सर, है ना। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। चलो हम जस्ट अ सेकंड, गले की खराश और सर्दी जुकाम। हाँ तो अच्छा, बाय द वे कल हमारा क्लास रिशेड्यूल होकर दोपहर को जाएगा, एंड परसों हम लोग शायद अर्ली मॉर्निंग क्लास कर देंगे। परसों हम लोग 7 से 9 कर देंगे, 8 से 10 है ना सर। तो वी कैन डू फ्रॉम 7 to 9, है ना, और दैट विल बी गुड टाइम ना सर। क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग 7 से 9 कर देंगे, आपको मैसेज मिल जाएगा सर, ठीक है, अपडेट सेक्शन में, यू गेट द मैसेज अपडेट सेक्शन, ठीक है। कल दोपहर में करेंगे, दोपहर में पकड़िए 12 1 लेट बाय लेट 1 या 1:30 बजे के आसपास है। टुमारो विल डू इट आफ्टरनून, एंड 27 को हम लोग रीशेड्यूल नहीं कर रहे हैं, मतलब 27 को खाली प्रीपोन कर देंगे सर। सो टुमारो विल डू इट, कल 25 है ना सर, 25 हमारा क्लास कब है? 25 को है, 26 को है, 27 को नहीं है ना, 27 वी डोंट हैव अ क्लास, राइट, जस्ट अ सेकंड सर। हाँ तो 25 और 26 है ना सर, तो 25 और 26 ये 2 दिन ही रिशेड्यूल करना है हमको। सो व्हाट आई कैन डू इज जस्ट अ सेकंड, 25 को कर देंगे टेंटेटिवली, आई एम नॉट श्योर, बट अराउंड 2 पीएम 1:30 2 पीएम के आसपास कर देंगे, ठीक है। शायद जल्दी भी कर सकता हूँ, आई कैन प्रीपोन इट अप टिल 1 पीएम एज वेल, 11 से 12 12:30 डेढ़ बजेगा सर, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली सर, ठीक है ना, 1 to 3 या 1:30 के आसपास, लेट वाले 2 तक जाएगा सर। और 26 का क्लास जो है, 26 का क्लास है, तो वो टेंटेटिवली हम लोग कर देंगे सुबह 7 AM to 9 AM, समझे आप लोग, है ना। हाँ मैं 1 से ट्राई कर दूंगा रीशेड्यूल करने के लिए, पर ये अप्रोक्सीमेट है ना सर, दिस आर सब्जेक्ट टू चेंज विदाउट एनी नोटिस, सब्जेक्ट टू चेंज मतलब ये है कि मैं
कभी भी उसको चेंज कर सकता हूँ सर, बट ये प्लानिंग तो ऐसा किया है मैंने। और अरे एक दिन एडजस्ट कर लो सर, है ना, प्लीज एडजस्ट फॉर अ डे, दैट विल बी गुड थिंग। एक दिन पहले अपडेट हो जाएगा। हाँ, 25 का कल अपडेट हो जाएगा, मतलब आज रात को अपडेट हो जाएगा। टुनाइट यू विल गेट द अपडेट अबाउट 25th सर, समझे। और 26 का जो होगा वो 25 इवनिंग को पता चल जाएगा आपको कि भाई क्या, आपको मैसेज आ जाता है कि क्लास हैज बीन रीशेड्यूल्ड टू सो एंड सो टाइम, यू गेट द मैसेज ना। वरना तो क्या होगा, व्हाट वुड हैव हैपेंड कि मुझे फिर है ना 2 दिन डिले करना पड़ेगा, 25 26 2 दिन, और फिर ऑलरेडी हम लोग पीछे चल रहे हैं सर, है ना। तो मैं वो टाइम को स्क्वीज करके निकाल रहा हूँ। सो आई एम स्क्वीजिंग द टाइम एंड ठीक है ना, मैं कैसे भी करके निकाल रहा हूँ। तो डिले नहीं करना है, इसके लिए जितना हो सके उतना सिलेबस देखो सिस्टमैटिक थ्रू वे के थ्रू हम लोग कंप्लीट करते रहेंगे। एंड आई डोंट लाइक रीशेड्यूलिंग सर, समझे आप लोग, ठीक। हम लोग पीछे नहीं है, चिंता मत करिए सर, ठीक है, वी आर ऑन टाइम ओनली। हमको पता है ना हम कितने पीछे हो कितने आगे हैं। चलो लेट मी कम बैक टू दिस वन। भाई ऑप्शनल कर रहे हैं सर, है ना। हम इट्स नॉट जीएस कोर्स के 20 दिन में खत्म हो जाएगा, 25 दिन में हो जाएगा, 30 दिन में हो जाएगा। आप पूरा जीएस आप 1000 मार्क के लिए पूरा 1 साल दे सकते हो, और आप 500 मार्क के लिए 4 महीना या 6 महीना नहीं दे सकते। यू कैन नॉट गिव 6 मंथ्स। आप 1000 मार्क के लिए 3 साल पढ़ते हो, यू डू 3 इयर्स, 2 इयर्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर जनरल स्टडीज, 1000 मार्क्स, उसमें से आएंगे आपको 400 मैक्सिमम। यहाँ 500 नंबर करना है, 6-7 महीने में करना है, 6, क्योंकि वी आर डूइंग इन अ ब्रेकअप वे, क्योंकि छुट्टी भी ले रहे हैं हम लोग ना, लीनियरिटी मेंटेन कर रहे हैं। और उसमें आप पकड़ने की कोशिश करिए कि बोल रहे हो कि हम पीछे चले, तो सीधा कॉस्ट बेनिफिट सर, है ना। चलिए चलो वापस आ जाते हैं, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे सर, है ना। मेरे को तेज जाने में कोई मतलब नहीं है सर, आपका ही कॉम्प्रोमाइज होगा, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा सर, समझे, ठीक है ना। आप क्वेश्चन देख लीजिए फिर मुझे बताइएगा कि हम लोग कितने तेज जा रहे हैं सर। चलिए अब देखिए 3 ऑथर्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। लेट मी कम बैक टू 3 ऑथर्स। ओके, मिनास के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सर, ठीक है। अब देखिए इसामी के बारे में 2 पॉइंट में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसामी से क्वेश्चन आने की शक्यता नहीं, अभी तक तो नहीं आया था, पर पूछा गया है, आपको पूछा गया है इंडो पर्शियन लिटरेचर, है ना। एक प्रश्न पूछा है ना, हिस्टोग्राफी ऑफ इंडो पर्शिया, कहाँ गया, ये रहा सर, ठीक है। इंडो पर्शियन कल्चर, या आपको ये पूछा गया है अरेबिक एंड पर्शियन हिस्टोग्राफी सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो पर्शियन हिस्टोग्राफी जब पूछता है ना आपको, पर्शियन हिस्टोग्राफी मतलब फारसी लेखकों के द्वारा लिखा गया इतिहास, उसमें आपको इन सबको कोट कर देना। उसमें जब पर्शियन हिस्टोग्राफी पूछेगा ना, तो यू आर सपोज टू राइट मैक्सिमम ऑथर्स आउट ऑफ दिस, कि भाई क्या क्या द्वारा इनके द्वारा लिखा गया है, समझे आप लोग। बॉल बाय बॉल कमेंट्री 3 ही ऑथर में आती है माइक्रो में। अभी तक आई है मिनाजुल सिराज के ऊपर, आमिर खुसरो और बरानी के ऊपर। और मेरा मानना है कि शायद वो नहीं पूछेगा, क्योंकि फिर वो पर्शियन लिटरेचर का पेपर बन जाएगा रेदर देन हिस्ट्री का पेपर सर, है ना। समझे नहीं समझे, माइक्रो में पूछ दिया हर एक ऑथर के ऊपर से सर, ठीक है। तो फिर आपका नसीब है, और तो क्या बताऊं मैं सर, ठीक है। पर तो भी आई हैव इंक्लूडेड इन द स्लाइड्स। अब मैंने स्लाइड्स में इंक्लूड किया है, मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, समझे। डिसलाइक मारना है तो मार दीजिएगा, क्योंकि इसका जो ओपिनियन है, पढ़ाने की जो टेक्निक है वो ऐसी ही है सर, ठीक है, समझे, है ना। कभी कोई बच्चे पूछते हैं ये ऐसा क्यों है, मैंने बोला ये ऐसा ही है सर, ठीक है। वो गुरुजी कहते हैं ना कि भाई ऐसा क्यों है, बच्चे पूछते हैं, बोला गुरुजी कहते हैं ये ऐसा ही है, ठीक है। इसमें इसामी के बारे में आपको ये लिख देना कि क्या कहानी है सर। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। ओके, अब देखिए 3-4 पॉइंट आपको दिखेगी इसामी की किताब, इसमें भी आपको वही याद रखना है सर, ठीक है, घुमा फिरा के इसामी के बारे में भी, कि भाई इसका बैकग्राउंड क्या था, समझे कि नहीं समझे। ये कौन से राजा के बारे में लिखता है, पैरेलली कौन से राजा के बारे में लिखेगा सर, ठीक है। क्लियर पॉइंट। तीसरी पॉइंट अगर आप समझने की कोशिश करिए तो ही विल बी हाइलाइटिंग द थीम ऑफ राइटिंग, और इसकी बुक का नाम क्या था, इसके ऑब्जर्वेशन का नाम क्या था सर, ठीक है। तो ये भी सेंट्रल एशिया से आए हुए महाशय थे सर, इनके द्वारा जो किताब लिखी जाती है, जिनका नाम था फुतुह व सलातीन सर। ये वर्सिफाइड बुक है, वर्सिफाइड बुक का मतलब ये वर्सेस के रूप में है सर, ठीक है। तो काइंड ऑफ आप देखिए स्टैंजास के रूप में लिखने की कोशिश की जाती है, बट इसमें फायदा ये है कि इसमें सिंपल लैंग्वेज है सर। आमिर खुसरो वर्सेस लिखते थे तो बहुत भारी लिखते थे, और मेहता साहब ने इंक्लूड किया, बट ट्रांसलेशन डालना रह गया है सर, ठीक है, पब्लिशर के द्वारा। पब्लिशर वुड हैव, द एडिटर वुड हैव टेकन केयर कि भाई उसका नीचे ट्रांसलेशन भी डाल दे कि कहना क्या चाहते हैं, तो हमारे जैसे लोगों को थोड़ा और क्लैरिटी रहेगी सर। लेट मी कम बैक टू दिस वन। बट उनके यहाँ पे राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं था सर, ठीक है। अब कहानी ये है कि इनके जो ग्रैंडफादर थे ना, वो आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के एडमिनिस्ट्रेशन में सर, ठीक है। एंड बलबन के एडमिनिस्ट्रेशन और इल्तुतमिश के एडमिनिस्ट्रेशन में इनके एंसेस्टर्स काम कर रहे होते हैं, मतलब थ्रू आउट द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत दे वर पार्ट ऑफ द टर्किश नोबिलिटी। अब ये महाशय टर्किश नोबिलिटी से जुड़े हुए हैं सर, ठीक है। इनफैक्ट इनके साथ प्रॉब्लम ये है राइटिंग में कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जब दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर करवाया था ना कैपिटल को सर, यू माइट बी अवेयर, नहीं 1327 में गेम करवाता है पगल राजा सर, ठीक है। उसमें बहुत सारे नोबल्स को उसने उठा के भेज दिया था कि बोले चलो मेरे साथ तुमको दौलताबाद आना पड़ेगा। तो होता यह है कि इसामी के दादाजी जो थे वो 90 साल की उम्र में थे, और तुगलक ने उनको पर्सनली ऑर्डर दिया था, बोले आपको भी आना पड़ेगा चाचा जी। तो चाचा कहते हैं कि बेटा हमारी उम्र हो गई है सर, ठीक है ना, बोले मत करिए सर, देन यू विल फाइंड कि इन बिटवीन रास्ते में जाते जाते फिर देन ही पास्ड अवे सर, ठीक है। तो इसामी बहुत बौखला जाता है सर, है ना, उसको पता चलता है कि यार दादाजी चल बसे सर, ठीक है। तो उनके राइटिंग में आप देखोगे ना, तो आपको पता चलेगी कि मोहम्मद बिन तुगलक की क्रिटिसिज्म बहुत दिखती है सर, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक को आलोचना करते रहते हैं, बोले बेकार का राजा है, कुछ काम का नहीं है, ये वो फला ढीमका सर, ठीक है ना, समझे। तो इनकी किताब में क्या क्या चीजें थीम के रूप में ही याद रखेगा सर, है ना। तो थीम में आपको 3-4 चीजें दिखेगी। ही स्टार्ट फ्रॉम द गजनीज इन्वेजन, मतलब इन्होंने क्रोनोलॉजिकली लिखने की कोशिश की है, पर क्रोनोलॉजी लिख नहीं पाते हैं सर। ही स्टार्ट फ्रॉम गजनीज इन्वेजन, अलाउद्दीन खिलजी और अप टिल बहमन शाह के बारे में। बहमन शाह बेसिकली जहां से बहमनी किंगडम की शुरुआत होती है दक्षिण भारत में, उसकी वो कहानी दिखाएंगे सर, ठीक है। और हमेशा बहमनी किंगडम को अच्छा बताएंगे। अब ऐसा क्यों होता है सर, है ना। तो ये वहां से फिर साउथ की तरफ चले जाएंगे सर, ठीक है, गेटिंग अपॉन द नोट, है ना। तो वो हमेशा बहमनी किंगडम जो 1347 के बाद एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में डेवलप हुआ इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक ओनली, लास्ट 3-4 इयर्स मोहम्मद बिन तुगलक के बाकी थे, तब की ये बात है सर, है ना। तो उस पीरियड के समय पे वो चीजों को हाईलाइट करवाएंगे सर, ठीक है ना। सो ही विल ऑलवेज बी राइटिंग अबाउट गुड थिंग्स अबाउट द साउथ इंडियन किंगडम्स, बट ही विल नॉट बी राइटिंग अबाउट गुड थिंग्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि उनके साथ दिक्कत हुआ करती थी सर, ठीक है। अब देखिए इनके यहाँ पे आपको 3-4 चीजें दिखती है, क्योंकि इन्होंने करीबन 350 साल का इतिहास लिखा है, 1000 से लेके 1350 तक का सर, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे राजाओं के बारे में इन्होंने कमेंट्री की है सर, ना, वर्सेस के रूप में, कि ये ऐसा था, ये वैसा था, फलाना था, ढीमका था सर, ठीक है। तो एक जनरल अकाउंट में हेल्पफुल देता है। रजिया को क्रिटिसाइज करते हैं, रजिया को कोई भी ऑथर अच्छा नहीं लिखेगा, याद रखिएगा, थंब रूल नंबर 1 है ना। अल्लाह बचाए मेरी जान की रजिया गुंडों में फंस गई सर, ठीक है। तो ये एक से एक आपको उस्ताद लोग दिखेंगे, दबंग लोग दिखेंगे, तो रजिया को क्रिटिसाइज कर रहे थे सर, ठीक है, समझे आप लोग। तो यू विल फाइंड कि इसकी ये कहानी आपको यहाँ से दिखेगी। अलाउद्दीन खिलजी को ये अच्छा लिखने की कोशिश करवाते हैं, ये कह रहे हैं कि भाई देखो अलाउद्दीन खिलजी वाज अ गुड किंग सर, है ना, कि ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन में कितने रिफॉर्म्स कर रहे हैं सर, ठीक है। आखिर
आखिर में इसने दो तीन चीजें इंटरेस्टिंग लिखी है। इसने बताया है कि इंडियनाइजेशन होने की शुरुआत हो गई है उस समय के दौरान, और ये लिखता है ऐसे मोहम्मद बिन तुगलक तो पगला राजा था, पर तुगलक की रिलीजियस पॉलिसीज को इसने हाईलाइट किया। अब हमने पढ़ा था तुगलक ने होली सेलिब्रेशन किया था, तुगलक सूफियों के उनके साथ बैठता था, तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक वाज हैविंग अ कंपनी ऑफ जैन साधु लोग हुआ करते थे, उनकी भी कंपनी हुआ करती थी सर, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से दिखेगी जो इसामी के द्वारा लिखी गई है। तो मेन कोटेशन में हम लोग लिख सकते हैं कि इसामी की बुक ऐसे तो 350 साल तक हमको इतिहास बताती है, पर इसमें क्रोनोलॉजी वाइज नहीं लिखा है, जनरल लिखी है। कुछ राजाओं को एक्सेसली क्रिटिसाइज किया गया जितने वो लायक नहीं थे सर, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक हो गया है, या आप रजिया के केस में लिख सकते हो कि इवन रजिया वाज क्रिटिसाइज्ड टू मच, है ना। तो दैट वाज नॉट वारंटेड फॉर, मतलब उसकी आवश्यकता नहीं थी, उसके बावजूद भी ये लिखा गया है सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो ये फुतुह सलातीन का पार्ट था इसामी के बारे में। अब आपको जब लिखना होगा पर्शियन हिस्टोग्राफी पूछा जाएगा तो उसमें आप इसामी को कोट कर सकते हो, वाई 2 और 3 लाइंस, है ना, उससे ज्यादा आपको, है ना, मगजमारी करने की आवश्यकता नहीं है। ऑथर के पर्सनल बायसेस इसमें काफी सारे दिखते हैं राइटिंग के अंदर, समझे आप लोग। इसामी के सिवाय आपको दिखेंगे, मैंने आपको बताया शम्स सिराज अफीफ, अफीफ जो थे उनका भी इनफैक्ट जो डेवलपमेंट है वो भारत के अंदर ही होगा सर। क्यों? क्योंकि ये गयासुद्दीन बिन तुगलक के समय से इनके जो फादर्स है वो सब बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन में आ चुके हैं सर, ठीक है। तो ये भी हिंदुस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखने की कोशिश करता है सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। अब इसमें शम्स सिराज अफीफ की जो किताब है तारीख फिरोज शाही, इसमें प्रॉपर्ली फिरोज शाह तुगलक की कहानी है सर। अब आप देखिए कि क्या फर्क पड़ जाता है सर, ठीक है। आपको दो फिरोज शाही दिखती है सर, एक है बरानी की फिरोज शाही जिसमें फिरोज शाह बहुत कम है सर, समझे आप लोग, ठीक है। सो यू विल फाइंड कि फिरोज शाह तुगलक की बेसिकली तारीख फिरोज शाही, और दूसरी अगर आप पकड़ने की कोशिश करोगे आपको यहाँ पे दिखेगी शम्स सिराज अफीफ की सर, ठीक है। शम्स सिराज अफीफ की जो तारीख फिरोज शाही है, इट इज एक्चुअली द बुक राइटिंग अबाउट द डिटेल्स ऑफ फिरोज शाह तुगलक। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि 1359 में इन्होंने ये किताब को स्टॉप कर दिया था, तारीख फिरोज शाही को सर, ठीक है। उसमें फिरोज शाह तुगलक के 6-7 साल ही थे। यहाँ पे जो लिखा गया है उसमें बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी सर, ठीक है। तो इसमें आपको शम्स सिराज अफीफ की जो बेसिस है उसके आधार के ऊपर आपको थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल राइटिंग पता होना चाहिए कि ये क्या लिखते हैं सर, ठीक है। तो अगर आपको तारीख फिरोज शाही स्पेसिफिकली नहीं पूछेगा सर, समझे आप लोग, ठीक है। ये बाद में लिखेंगे सर, है ना, ये बरानी के बाद ही लिखते हैं, हाँ बाद में लिखेंगे, ऑब्वियस है सर, ठीक है ना। क्योंकि ये पकड़ने की कोशिश करिए 1340s के पीरियड, 1350s के पीरियड के कंटेम्प्रेरी पीरियड में लिखेंगे सर, है ना। तो इनके फादर तो जो थे ग्रैंडफादर थे गाजी मलिक के साथ, गयासुद्दीन तुगलक के साथ है सर, ठीक है। और उसके बाद फिर फिरोज शाह तुगलक आए, तब के समय पे ये लिखते हैं सर, ठीक है। तो इसमें आपको 3-4 चीजें दिखेगी सर। ये जो किताब है ये 1350 से लेके 1390 और 1400 तक का पूरा इतिहास बताती है। तो इसकी थीम बहुत इंटरेस्टिंग है। द थीम इज फ्रॉम 1350 टिल 1400 एंड दिस वाज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ द सल्तनत। व्हाई? पॉलिटिकल एक्सपेंशन हैज बीन कंप्लीटेड, व्हाई इकोनॉमिक और स्टेबलाइज्ड मार्केट रिफॉर्म्स, अलाउद्दीन खिलजी के ये वो, फला ढीमका, मोहम्मद बिन तुगलक के एक्सपेरिमेंट, सब के सब अगर आप समझने की कोशिश करिए यहाँ पे प्रभावित हो रहे थे, सही गलत सर, ठीक है। अफीफ यहाँ पे तैमूर के बारे में भी लिखेंगे। ये किताब जब लिखी गई थी वो तैमूर के आक्रमण के बाद लिखी गई थी, मतलब इट वाज रिटन आफ्टर तैमूर्स इन्वेजन सर, ठीक है। तो उन्होंने पर्सनली सब कुछ देखा था कि क्या हुआ दिल्ली के अंदर सर, ठीक है। बट ओवरऑल अगर आप समझने की कोशिश करिए कि ये फिरोज शाह तुगलक को बताते हैं कि फिरोज शाह तुगलक की पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या रही है, कहीं कहीं पे फिरोज शाह तुगलक को क्रिटिसाइज भी करते हैं। ये बहुत ऑब्जेक्टिवली लिखते हैं सर, ठीक है। ऑब्जेक्टिवली लिखने का मतलब ये है कि इन्होंने फिरोज शाह तुगलक को अच्छा भी बताया, कहीं कहीं पे गलत भी बताया है सर, ठीक है। क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने जैसे मिलिट्री रिफॉर्म्स किए थे उसमें इक्तेदारी सिस्टम को हेरिडेटरी बना दिया था, याद आया आपको सर, ठीक है। आप सैनिक की जगह किसी और को भेज सकते हो, अपनी जगह किसी और को सेना में भेज सकते हो सर, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट का खेल आपको दिखेगा सर, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के हिंदुओं के साथ क्या रिलेशन थे, फिरोज शाह तुगलक आपको पता होगा उसकी मदर हिंदू हुआ करती थी सर, ठीक है। तो उसके बारे में लिखता है। फिरोज शाह तुगलक की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में लिखता है। तुगलक ने कितने सारे चैरिटी के काम किए थे, उलेमास के साथ मिलकर काम करा था, कैनॉल्स बनवा रहा था, प्लांटेशन एग्रीकल्चर करवा रहा है, रेवेन्यू का क्या चेंजेस हो रहा है सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो वो लिख रहा है कि फिरोज शाह तुगलक सबसे गोल्डन पीरियड था। अब ये क्यों लिख रहा है, मोस्ट प्रोबब्ली आप देखिए तो अ पॉसिबिलिटी विल बी कि ही वांटेड टू ग्लोरीफाई द तुगलक्स मोर सर, इसके कारण ही उसने ये पूरा का पूरा बेसिस लिखा होगा इनिशियल पीरियड में। तो कुछ ऑथर्स अलाउद्दीन खिलजी को बहुत अच्छा कहते हैं, जैसे बरानी जैसे ऑथर्स आप देखोगे तो अलाउद्दीन खिलजी को ग्लोरीफाई करेंगे। वेयरएज़ अफीफ जो है वो फिरोज शाह तुगलक को ज्यादा मानते हैं। इनफैक्ट उन्होंने कहा है कि दिल्ली सल्तनत के अंदर सुल्तान के अंदर 10 क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे सिविल सर्वेंट की 10 क्वालिटीज है ना, ही शुड बी ऑनेस्ट, ही शुड बी कंपैशनेट, ही शुड बी जस्टिस लविंग, है ना, ही शुड शो जनरोसिटी एंड डिग्निटी सर, है ना। तो वो वैसी ही कहानी आपको यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के राजाओं के बारे में बताया 10 कमांडमेंट्स के रूप में सर, है ना। जैसे कौटिल्य ने बताया कि द किंग शुड बी फाउंटेन ऑफ जस्टिस इन द अर्थशास्त्र। तो अफीफ की किताब गवर्नेंस को भी टच करती है सर, ठीक है ना। सो हिज बुक आल्सो टचेस द आइडिया ऑफ गवर्नेंस एज वेल। तो आप जब लिखोगे तो इसमें गवर्नेंस सेंट्रिक एस्पेक्ट आ जाएगा। 10 की 10 क्वालिटीज याद रखने की आवश्यकता नहीं है, समझे कि नहीं समझे, पर आपको खाली बेसिस पता होना चाहिए कि भाई क्या कहना चाहता है। अगर राजा जीतता भी है तो ही शुड एक्सेप्ट विक्ट्री इन अ ग्रेसफुल वे, ऐसा नहीं कि पॉम्पस करना है सर, ठीक है ना, कि भाई ढंढेरा पिटवाना है आपको, नहीं, आप जीते हो ठीक है, आपको फॉरसाइटेडनेस होनी चाहिए, आपका आइडिया क्लियर होना चाहिए कि क्या करना है सर। खैर, तो ये अफीफ की कहानी है। अफीफ के बाद आपको मिलेंगे याह्या बिन अहमद सरहिंद सर, ठीक है। तो तीसरे ऑथर जो पर्शियन हिस्टोग्राफी में कंट्रीब्यूट करते हैं उनका नाम था याह्या बिन अहमद सरहिंद सर। अब ये एकमात्र ऑथर थे जो पर्शियन हिस्टोग्राफी में कंट्रीब्यूट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इट विल बी, विद रिस्पेक्ट टू दी सैयद डायनेस्टी सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो यू विल फाइंड कि याह्या बिन अहमद सरहिंद वाज एन ऑथर जो सैयद डायनेस्टी के बारे में लिखता है। इनके यहाँ पे भी इन्होंने क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट किया। क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट में क्या लिखा है, फ्रॉम घोरी टू सैयद, पर इसमें ज्यादातर सैयद डायनेस्टी के बारे में लिखा गया है। इट इज द ओनली ऑथेंटिक सोर्स ऑफ द सैयद डायनेस्टी, याद रखिएगा सर, है ना। कि अगर आपको तारीख मुबारक शाह करके राजा हुआ करते थे एक्चुअली सैयद डायनेस्टी में सर, ठीक है। तो याह्या बिन अहमद सरहिंद ने बेसिकली ये जो किताब लिखी है उसमें मुबारक शाह को ग्लोरीफाई किया गया है कि देखो ये सैयद डायनेस्टी कैसे पावर के ऊपर आई, किस तरह से अपना कार्य करती है। अब देखो सैयदों से प्रश्न आया नहीं, सरहिंद से भी प्रश्न आने की शक्यता कम है, तो भी 2 लाइन के अंदर समझना है तो खाली देख लेते हैं कि क्या कहानी है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। तो इट इज द ओनली सोर्स ऑफ सैयद डायनेस्टी। द बुक टॉक्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ द दिल्ली सल्तनत फ्रॉम घोरी टू सैयद डायनेस्टी। एंड सैयद डायनेस्टी में मैंने आपको बताया कि मुबारक शाह करके जो राजा थे और मोहम्मद शाह करके राजा थे, उनके बारे में हमको ये डायनेस्टिकल पॉइंट्स के बारे में बताते हैं सर, ठीक है, समझे आप लोग। अब खासियत क्या है सर, ठीक है, ये है ना कड़ी के रूप में आए पर्शियन लिटरेचर में। पर्शियन लिटरेचर में इनिशियली कौन-कौन थे, हसन निजामी थे, दूसरे कौन थे, मिनाजुल सिराज थे सर, सही की गलत सर, गेटिंग पॉइंट। फिर कौन आए, आमिर खुसरो आए, और फिर कौन आए, बरानी आए। ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लिटरेचर कंपाइल हुआ था सर। फर्स्ट स्टेज का मतलब है कि इनिशियल पीरियड के समय में। उसके बाद ये आपके आ जाता है, क्या कहते हैं, याह्या बिन अहमद सरहिंदी सर, ठीक है। याह्या बिन अहमद सरहिंदी, इनको इस तरह से याद रखेंगे। ही एक्चुअली कॉपीड द स्टाइल्स ऑफ द अर्लियर ऑथर्स, ही कंपाइल्ड इट इन हिज ओन वे। इन्होंने अपने यहाँ पे लिखने की शुरुआत की। इन्होंने हर एक चीज का कारण बताया कि ये क्यों हो रहा था और इसकी असर के रूप में क्यों हो रहा है। जैसे हम लोग आज की तारीख में पढ़ रहे हैं ना सर, गेटिंग पॉइंट, हम लोग आज की तारीख में पढ़ रहे हैं ना सर, समझे। तो ही विल ऑलवेज बी राइटिंग द कॉज एंड इफेक्ट मैनर। अच्छा, घोरी आया था, वो क्यों आया, उसकी असर क्या पड़ती है, लॉजिकल बेस्ड तत्व मीमांसा कहते हैं ना उसको, रीजनिंग बेस्ड राइटिंग। तो इसकी राइटिंग में आपको एक सिग्निफिकेंस दिखेगी। सो विल ऑलवेज बी राइटिंग एंड कोटिंग अबाउट थिंग्स, ना कि भाई अच्छा ये ऑथर आए थे, ये फलाने राजा आए थे, इनके द्वारा ये हुआ फलाना हुआ, ढिमका हुआ, ठीक है। इनके द्वारा जो लिखा गया है
वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम फिर बदायूनी और फरिश्ता जैसे लोग लिखते हैं। बदायूनी बेसिकली मुगल्स में लिखेगा और फरिश्ता 17th सेंचुरी में विजयनगर के बाद लिखेगा सर हिस्ट्री सर, गेटिंग पॉइंट। So he created a bridge between the old Persian literature and the new Persian literature. Persian historiography in medieval India is varied from the Delhi Sultanate to Mughals and later Mughals. Later Mughals तक फारसी साहित्य बनता रहा सर, है ना? Persian used to be the court language as well, sir. Getting my point. और उसमें ट्रांजिशन होता रहा। उसमें सरहिंद का इंपॉर्टेंस ये है कि उन्होंने ये जो किताब लिखी है डायनेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो भले लिखी है, बहुत सारी कहानी लिखी है, बट इसमें आपको एक सिग्निफिकेंस ये दिखेगा कि इनके राइटिंग को लेटर जनरेशंस कॉपी करती है। इन्होंने किसी और से उठाया था, किसी और ने इनको कॉपी किया सर, ठीक है? यूं करके खड़े रह गए। वो तो ऑब्वियस है, टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन आपको दिखेंगे सर, समझे? अब इसमें कहानी क्या है? ये एक्चुअली थियोक्रेटिक व्यक्ति के रूप में इनका बैकग्राउंड था, एंड बिकॉज़ इनका थियोक्रेटिक व्यक्ति के रूप में बैकग्राउंड था, तो ये हमेशा कोई भी चीज़ को मानते थे, वो भगवान के रूप में, अल्लाह के रूप में जोड़ देते थे सर, है ना? सो इट इज़ द अल्लाह ओनली, द सुप्रीम एंटिटी जो रियलिटी को जानते हैं, इट इज़ द अल्लाह ओनली, हमारा जो भी कार्य हो रहा है वो अल्लाह ही कर रहा है सर, ठीक है? समझे आप लोग? अब प्रॉब्लम क्या होता है? आपके यहाँ पे सैयद डायनेस्टी में मुबारक शाह करके एक राजा आते हैं और मुबारक शाह को कोर्ट इंट्री के तहत मार दिया जाता है सर, समझे आप लोग? ठीक है? अब ये इनिशियली बुक लिखते हैं तारीख मुबारक शाही। तारीख मुबारक शाही वाज अ बुक दैट वाज एक्चुअली कंपाइल्ड टू यूलोजाइज मुबारक शाह, बट बुक लिखना शुरू किए थे इन बिटवीन राजा मर गए सर। अब इनको जहाँ से नौकरी मिलनी थी वो राजा तो निकल गए, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, समझे नहीं समझे? तो उनके राइटिंग में कंफ्यूजन आ जाता है सर, बोले अब क्या करें सर, है ना? जो नौकरी देने वाला था वो तो चला गया सर, जिनके ऊपर थीसिस कर रहे थे सर, गेटिंग माय पॉइंट, समझे? आप अभी थीसिस कर रहे होते थे, द इंपैक्ट ऑफ द अशरफ घानी गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, है ना? समझे? रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे थे और 15 अगस्त 2021 के दिन फुर्र हो गया, अशरफ घानी की सरकार गायब हो गई सर, ठीक। तो बोले यार जो मेरे को फंडिंग देने वाला था वो फलाना $2500 का वीकली चेक आ रहा था, वो सब बंद हो गया मेरा, अब क्या लिखेंगे सर, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट। तो लिखता है बहुत सारी चीजें, ही हाइलाइट्स अबाउट की द प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन इन सल्तनत एंड ये सब चीजें सर, ठीक है? बट ये इनकी कहानी देखिए, इनकी राइटिंग में आपको कॉज एंड इफेक्ट बहुत दिखती है। इनफैक्ट इनका वहां तक मानना है कि मोहम्मद बिन तुगलक वाज अ गुड किंग। अलाउद्दीन खिलजी ने जो गेम की थी इसके कारण बेचारे तुगलक को झेलना पड़ा सर, है ना? तो ही एक्चुअली ब्लेम्स अलाउद्दीन खिलजी फॉर द रिबेलियंस ऑफ तुगलक डायनेस्टी। बोले टैक्सेशन इन दोआब और ये सब मोहम्मद बिन तुगलक को करना नहीं था सर, ये तो अलाउद्दीन खिलजी ने आके परेशान कर दिया, एंड दिस क्रिएटेड द बेसिस फॉर मोहम्मद बिन तुगलक टू डू द रिफॉर्म्स एंड इट लेड टू द रिबेलियन सर, समझे आप लोग? ठीक है? तो ये हमेशा कॉज एंड इफेक्ट में आपको बताएंगे सर, है ना? ये बताते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे डिसऑर्डर हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई, उसके पीछे का कारण वो नहीं थे, वो कारण थे अलाउद्दीन खिलजी सर, समझे आप लोग? ठीक है? तो ये टोटल आप पकड़ने की कोशिश करिए, यू विल फाइंड द पर्शियन ऑथर्स जो दिल्ली सल्तनत में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब इसमें से कुछ-कुछ को मैंने थोड़ा डिटेल में पढ़ाया था, कुछ-कुछ को अभी हमने फासम-फास 10 मिनट में किया है। इसके लिए किया है क्योंकि क्वेश्चन नहीं बना है, क्वेश्चन थीम के ऊपर से बना है। थीम में जब बनता है तो आपको किताब का नाम, उनकी 2 लाइन का क्रक्स पता होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं पता होना चाहिए सर, ठीक है? तो पहले तो पर्शियन हिस्टोग्राफी आपको इस पीरियड में दिखेगी सर। पर्शियन हिस्टोग्राफी के साथ-साथ आपको दूसरी हिस्टोग्राफी इस पीरियड में दिखती है, वो है अरबिक हिस्टोग्राफी सर। अब चर्चा करेंगे अरब्स के बारे में सर, ठीक है? अब अरबिक हिस्टोग्राफी ऑफ इंडिया 3 तरह से आपको दिखती है सर, ठीक है? समझे? तो पर्शियन हिस्टोग्राफी क्लियर हो गया सर आपको? अभी हिस्टोग्राफी में चल रहे हैं, फिर बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर चलेंगे सर, ठीक है ना? कोई बात नहीं बड़ा था ना। तो लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? हाँ? अरे पर्शियन हिस्टोग्राफी का अलग अलग से क्वेश्चन आएगा, इंडो पर्शियन लिटरेचर का क्वेश्चन आएगा, तो लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? अब अभी तात्कालिक रूप में शायद नहीं लिख पाओगे क्योंकि आपके पास अभी मेमोराइजिंग नहीं है। मेमोराइजिंग तो मैंने आपको बताया कि वो तो टेक्निक आपको डेवलप करवानी पड़ेगी सर, है ना? वो तो फिर जीवन में मेमोरी के सिवा तो कुछ नहीं है सर, ठीक है? इतने बड़े पोजीशन के ऊपर जाना चाहते हो तो मेमोरी तो चाहिए होगी सर, ठीक है? एंड अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर शुड बी अ गुड ऑब्जर्वेटर एज़ वेल सर, ठीक है? तो उसकी मेमोरी तो शार्प होनी चाहिए सर, है ना? शार्प मेमोरी होती है, बहुत फ़र्क पड़ता है सर, ठीक है? समझे? बहुत फ़र्क पड़ता है, दिस मैटर्स द मोस्ट। अ, पुराने समय के लोग थे ना सर, आई न्यू समवन जो डायरी मेंटेन करते थे। और डायरी में क्या करते थे कि वो किसी को भी मिले हो ना, कोई भी व्यक्ति पर्सनालिटी को सर, है ना? आफ्टर मीटिंग देम दे यूज्ड टू लाइक नो ये करवाते थे, क्या कहते हैं, उनका नोट डाउन कर देते थे कि आई हैव मेट सो एंड सो पर्सन टुडे, ही इज होल्डिंग सो एंड सो पोजीशन, फलानी जगह पे ये वो। फिर 10-15 साल के बाद भी आप उनको मिलोगे ना तो आपको नाम से संबोधित करेंगे, और भाई कैसे चलो? तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो देख रहा है कि यार आई हैड मेट दिस पर्सन 15 इयर्स बैक, ही स्टिल रिमेंबर्स माय नेम। और जो दूसरा व्यक्ति वो बड़ा बन गया है, ही हैज बिकम सम, है ना, इंपॉर्टेंट पोजीशन, पॉलिटिक्स में बहुत आगे चला गया, चीफ मिनिस्टर बन गया है, कहीं कोई कैबिनेट मिनिस्टर, एंड ही इज टेकिंग द नेम ऑफ सम लोकल पर्सन हूम ही हैड मेट 15-20 इयर्स बैक, है ना, जब वो चुनाव के प्रचार कर रहे थे। तो लोकल व्यक्ति को क्या लगता है कि यार ये बंदा 15 साल पहले मेरे सामने इंसान था, आज यहाँ चीफ मिनिस्टर बन गया है, ही स्टिल रिमेंबरिंग माय नेम, अब मैं इनके लिए 50 वोट तो कम से कम मेरी सोसाइटी से लेके आऊंगा सर, और ये इन्होंने पब्लिकली मेरे नाम को बोला है सर, ठीक है? फिर देखिए, दिस मैटर्स सर, है ना? कॉन्टेक्ट कैसे होते हैं सर, बहुत मैटर करता है सर। नाम याद रखिए सर, नाम में बहुत सारी चीजें होती है सर। चलो यूपीएससी में हिस्टोग्राफी ज्यादा आती है तो देख तो लिया आपने क्वेश्चन बेटा, है ना? हिस्टोग्राफी नहीं आएगा तो आप, अच्छा अंशिका, आप पहले से जुड़े हुए हो, यू अटेंडेड द एंशिएंट इंडिया क्लासेस एज वेल और यू हैव नॉट अटेंडेड? हाँ, तो स्टार्टिंग से हिस्टोग्राफी तो आपने देख लिया ना, हर बार आता क्वेश्चन तो आई, है ना? चलिए अब चलते हैं आगे अरबिक हिस्टोग्राफी के ऊपर, कि पर्शियन हिस्टोग्राफी खत्म किया, अब अरबिक हिस्टोग्राफी का क्या इंपॉर्टेंस है। अब देखिए तो आपको आइडिया है ना, इफ यू आर जॉइंड फ्रॉम द अर्ली पार्ट यू माइट बी अवेयर अबाउट द अरबिक हिस्टोग्राफी एज वेल। चलिए सर, ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पार्ट में, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अरबिक हिस्टोग्राफी इन मेडिवल इंडिया। अब देखिए अरबिक हिस्टोग्राफी एक्चुअली बहुत लिमिटेड है, समझे? एंड अरब अकाउंट्स इज वेरी मच लिमिटेड क्योंकि अरब अकाउंट्स भारत में 3 फेजेस में है सर। पहले आप पकड़ने की कोशिश करिए तो आपको मिलेगा इन द अरब इन्वेजन ऑफ सिंध, सिंध में जब अरब आए थे तब सर, ये सिंध में अरब आए थे, इनके द्वारा कुछ लिखा नहीं गया था, इनफैक्ट यहाँ का जो लिटरेचर था वो अरबिक में ट्रांसलेट करके लेके चले गए सर, गेटिंग पॉइंट, समझे? शुरुआत ये होती है कि सिंध में जब अरब आए और फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई सर, और दिल्ली सल्तनत तक आते-आते वी विल फाइंड कि मल्टीपल अरब्स स्टार्टेड कमिंग टुवर्ड्स इंडिया ड्यूरिंग द राजपूत पीरियड सर, समझे आप लोग? ठीक है? सो यू विल फाइंड कि एक किताब या एक ऑथर दिखेंगे आपको, अल मसूदी अगर आपको पता होगा तो ये राजपूत किंग्स हुआ करते थे गुर्जर प्रतिहारों के समय पे, उस समय के दौरान भारत में आए होते हैं सर, ठीक है ना? गेटिंग पॉइंट। और ड्यूरिंग दिस पीरियड वी कम टू नो कि इनके द्वारा एक किताब लिखी जाती है, किताब अल मसलिक। किताब अल मसलिक वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट बुक, नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है बट आपको खाली थीम बता रहा हूँ। किताब अल मसलिक वाज द अर्लीस्ट बुक जो अल मसूदी के द्वारा लिखी गई थी, जो ज्योग्राफी के सेंट्रिक का अकाउंट का, ज्योग्राफिकल सेंट्रिक अकाउंट का मतलब है कि ही हैड कम टुवर्ड्स द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एंड ही हैड रिटन अबाउट द ज्योग्राफी, ही हैड रिटन अबाउट द सिटीज, ही हैड रिटन अबाउट द सिंध, ही हैड रिटन अबाउट द एरियाज, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी कहानी लिखी। अल मसूदी के बाद दूसरे आपको दिखेंगे अल बिरूनी। अल बिरूनी के बारे में हमने अलग से जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की थी या गजनी की शुरुआत की थी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है सर? गेटिंग पॉइंट, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अपना सर, समझे कि नहीं समझे? किताब उल हिंद करके जो किताब लिखी जाती है सर, 2 लोगों के रूप में सर, गेटिंग पॉइंट है, समझे?
इनफैक्ट यू विल फाइंड कि अल मसूदी और अल बिरूनी के बीच के पीरियड में एक और अरब आए होते हैं जिसका नाम था इबन हकाल। नाम याद है तो याद रखेगा, मुझे नहीं लगता है कि आपको याद रखने की आवश्यकता होगी। इबन हकाल केम इन द 10th सेंचुरी, बिरूनी के पहले और मसूदी के बाद। और ये महाशय ने भी सिंध से लेके भारत के जो वेस्टर्न इंडिया के सिटीज और ज्योग्राफी थी उसके बारे में नॉलेज दिया है सर, समझे। कहानी ये चलती है कि दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना हुई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हुई, इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तक आते आते ओवर पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे ऑथर्स आने की शुरुआत करेंगे या ट्रैवलर्स आएंगे। उसमें आपको एक दिखेगा इबन बतूता, जो इनफैक्ट है ना 1333 34 के आसपास के पीरियड में भारत में आया। उसके थोड़े समय के बाद एक और अरबिक जोग्राफर दिखेगा, अल उमारी सर। अल उमारी की कहानी यह है कि अल उमारी खुद भारत नहीं आया था, बट ये मेरा मानना है कि भारत के एंट्री गेट के या वेस्ट एशिया की तरफ यूं किताब लेके खड़ा रहता था। कोई भारत की तरफ से आता था, बोले इधर कहाँ जाके आया, बोले इंडिया जाके आया, बोले क्या देखा बता मेरे को, ठीक है। सो अल उमारी की कहानी है कि इन्होंने 1348 में किताब लिखी थी सर। ये 1348 में किताब की इंपॉर्टेंस ये है कि ही पर्सनली नेवर विजिटेड इंडिया, ठीक है। उनका दादा की कहानी है सर, ठीक है। ही पर्सनली नेवर विजिटेड इंडिया सर, बट ही एक्चुअली कॉट होल्ड ऑफ सम पर्सन्स, सम ट्रैवलर्स, बिजनेसमैन, मर्चेंट्स हु वर कमिंग फ्रॉम इंडिया टू वेस्ट एशिया। उनको पकड़ के बोलता है कि मैं तुम्हारा तारीख छाप देता हूँ सर, गेटिंग पॉइंट, समझे। तो ये कहानी आपको यहाँ से दिखेगी सर, गेटिंग पॉइंट, समझे। तो ये स्टोरी आपको दिखती है सर, समझे आप। इबन बतूता का इंपॉर्टेंस ये है कि इबन बतूता सबसे मेन व्यक्ति के रूप में था जो अरब ट्रैवलर के रूप में आपको दिखेंगे। एंड इबन बतूता हमको बहुत सारी नॉलेज देता है इन अंडरस्टैंडिंग द अरब हिस्टोग्राफी सर, ठीक है, या द ओवरऑल हिस्टोग्राफी ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसमें और एक दो ऑथर्स का नाम अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, बट आई फील दैट कि दो तीन का आप प्रीफेस बना दोगे, अल बरूनी, अल मसूदी, इबन हकाल और अल उमारी। उसमें से अल बिरूनी और इबन बतूता का ऑथेंटिसिटी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि अल बिरूनी पंजाब तक आए होते हैं और इबन बतूता तो ऑलमोस्ट पूरा इंडिया घूम के आए हैं सर, ठीक है। और जो व्यक्ति पूरा इंडिया घूम के आता है तो ऑब्वियस है कि यू विल सी दैट कि इनके राइटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपको ऑथेंटिसिटी में मिल जाएंगे सर, समझे आप लोग। तो अब चले जाते हैं अरब ऑथर्स में इबन बतूता के ऊपर से स्पेसिफिकली, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा इबन बतूता से, क्योंकि अरब ऑथर्स तो बहुत सारे आए, ऐसा नहीं है कि एक दो ही आए सर, ठीक है। बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि किताबुल रुहला जो है इट्स अ वेरी गुड ऑथर। किताबुल हिंद अल बिरूनी की, ये भी अरबिक हिस्टोग्राफी का पार्ट है। किताबुल रुहला बाय इबन बतूता, इट इज आल्सो पार्ट ऑफ द अरबिक हिस्टोग्राफी, बट बियॉन्ड दिस टू बुक्स, ओके, वी कैन नॉट एक्चुअली हाईलाइट द केस ऑफ अदर बुक्स, क्योंकि अदर बुक्स में क्या है कि कुछ कुछ आए हैं तो उनकी लिमिटेशंस है। और इन्होंने भारत के बारे में जो जो चीजें लिखी है उसमें कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि ऑथेंटिसिटी का अभाव मिलेगा सर। क्यों अभाव मिलेगा? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया जैसे अलमारी थे, तो अलमारी के केस में ये हुआ कि ही नेवर केम टू इंडिया। तो उनकी राइटिंग्स में जो भी एक्सपीरियंसेस है वो एक्सपीरियंसेस बाहर के ट्रैवलर्स को उन्होंने पूछ पूछ के, पकड़ पकड़ के, आगे पीछे करके सर, है ना, चीजें लिखी है। बट लिखा बहुत अच्छा है सर, ठीक है। आरब ने भारत के बारे में क्या लिखा है उसका एक थीम आपको बता देता हूँ, पहले आप इबन बतूता को समझ जाइए सर, ठीक है। इबन बतूता को क्यों? क्योंकि इबन बतूता से स्पेसिफिक प्रश्न आया हुआ है। कहाँ गया भाई प्रश्न पत्र अपना, किधर गया भाई, कुठे गिलास, हाँ। डिस्कस द एविडेंस ऑन स्लेवरी प्रोवाइडेड बाय इबन बतूता विद स्पेशल रेफरेंस टू फीमेल स्लेव्स, दिख रहा है। डिस्कस ऑन द एविडेंस प्रोवाइडेड ऑफ स्लेवरी बाय इबन बतूता, गेटिंग पॉइंट। एंड इसमें ये पूछा है, ये शायद 2015 में पूछा था, नॉट एबल टू रिकॉल, पर ये स्क्रीनशॉट इसे, ये ऐसे जितने ऐसा कोई भी पेपर होगा ना वो प्रीवियस ईयर्स का ही है। और ये मैं बता देता हूं 2012 से लेके 2020 तक के पेपर है सर। मैं डालना भूल गया सर, है ना, बट आपको आइडिया रह जाना चाहिए कि मैं प्रीवियस ईयर्स के, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट यूपीएससी के वहां से ही पीडीएफ डाउनलोड करके डाला है सर हमने सर, ठीक है ना। चलिए, तो अब इबन बतूता के ऊपर एक प्रश्न आया था 14-15 में जब भी था सर, नॉट एबल टू रिकॉल द थिंग्स, ओके। उसके ऊपर अब चले जाते हैं, लेट अस गो बैक टू दिस पॉइंट्स एंड लेट अस सी द स्टोरी ऑफ इबन बतूता सर, है ना। ये कौन थे, ये कहां से आए थे, इनकी क्या कहानी रहती है सर, ठीक है, और ये किस तरह से राइटिंग को लिखते हैं सर, ठीक है। तो इबन बतूता के ऊपर भी हम लोग एक पहले फ्लो चार्ट बना देते हैं, और फ्लो चार्ट बनाने के बाद 5-6 चीजें देखेंगे सर, ठीक है। इनका बैकग्राउंड क्या था, ये कौन से राजा के कंटेम्पररी पीरियड में आए सर भारत में, तीसरी इनकी थीम ऑफ राइटिंग क्या है, और इनके ऑब्जर्वेशंस क्या क्या होते हैं सर, ठीक है। बैकग्राउंड ये है कि ये मोरक्को से बिलोंग करते थे, और मोरक्को में इनकी फैमिली बहुत ही रिलीजियस स्कॉलर्स की फैमिली हुआ करती थी। तो फैमिली इनका बहुत ही स्कॉलर फैमिली था, और जब स्कॉलर फैमिली था तो इनका बहुत ही हाई वैल्यू था। और स्कॉलर फैमिली का मतलब उस टाइम पे पीएचडी रिलीजियस साइंस में होती थी। तो बेसिकली ये रिलीजियस जो इस्लामिक लॉ है, कुरान है, शरिया है, हदीस है, उसके ऊपर इन्होंने अपने इंटरप्रिटेशन दिए थे उनके घर वालों ने सर। तो इनको भी बचपन से वही ट्रेनिंग दी गई कि भाई दिस इज द रिलीजन एंड दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू फॉलो द वे ऑफ लाइफ। पर इवन बतूता कहते हैं कि ना को किताब के बाहर भी एक दुनिया है। बोले कौन सी दुनिया? बोले यूं देख रहे हो, हाँ जमीन और आसमान एक होते हैं ना, वहां तक जाना है मुझे, ठीक है। तो घर वालों ने समझा, बोले पागल हो गए हो? बोले नहीं नहीं मुझे जाना है। तो देन ही डिसाइडेड टू गो आउट सर, समझे। तो ही डिसाइडेड कि देयर इज अ वर्ल्ड बियॉन्ड द बुक्स, है ना, किताबों के बाहर भी दुनिया है ना सर। हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो गया कि हम किताब के बाहर की दुनिया देख ही नहीं पा रहे आजकल, ठीक है। 2 दिन से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे सर, है ना, समझे। कुछ ना कुछ काम है तो ढंग से नहीं पढ़ पा रहा, मतलब मैं खाली गो थ्रू कर देता हूँ, ऊपर से देख लेता हूँ कि क्या है, हेडलाइंस को देख के, पर थोड़ा ओपिनियन देखता हूँ, एडिटोरियल्स देखना होता है, नहीं कर पाता। खैर, सो यू विल फाइंड कि यूपीएससी वालों के लिए किताब के बाहर भी दुनिया है, पर अभी तो किताब के अंदर रही है सर, ठीक है। एक बार सिलेक्शन हो जाए उसके बाद दिक्कत नहीं है, ठीक है। वंस यू गेट द सिलेक्शन, फिर दुनिया है आपके लिए, बहुत दुनिया है, रॉयल एंट्री की दुनिया है, समझे नहीं समझे, यूट्यूब वीडियोस की दुनिया है, इंस्टाग्राम की दुनिया है, बढ़िया है सर, ठीक है। रील्स की दुनिया है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ठीक है। बीच में ही ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने सिविल सर्विस डे पे टकोर किया था ब्यूरोक्रेट्स को, बोले वो सोशल मीडिया जो है उससे थोड़ा दूर रहिए सर, है ना, और थोड़ा ऑथेंटिक काम करिए। तो विज्ञान भवन में वहाँ दिल्ली में ये था, वो उनका इंटरेक्शन था, तो पूरा ऑडिटोरियम में एकदम पेन ड्रॉप साइलेंस हो गया। बोला ये तो पीएम साहब बोल रहे हैं, हमको टकोर कर रहे हैं। तो ऑब्वियस है ना, ब्यूरोक्रेट का काम थोड़ी है कि आज मैंने ये काम किया, तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारी ड्यूटी है सर, यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट, है ना। तुमको करना ही है, उसमें तुमको फोटो छपाने की आवश्यकता नहीं है। आज मैंने फलाने लोगों को वेलफेयर के रूप में ये चेक दिया, अरे देना ही है, उसमें तुम कौन सी नवीनता कर रहे हो, घर से थोड़ी दे रहे हो, ठीक है, समझे। और तुम्हारे पहले आगे वाले लोग ऐसे थे जो फाइलों के ऊपर बैठ जाया करते थे, अब सिस्टम स्ट्रीमलाइन हुई है, इसके लिए आपकी अकाउंटेबिलिटी बन गई, नहीं दोगे तो ऊपर से फटकार आएगी कि क्यों ये क्लियर नहीं हुआ है फंडिंग सर, समझे। गेटिंग पॉइंट। तो फिर अब ब्यूरोक्रेट सब फोटो डालते हैं, वो किसी ने टॉयलेट बनवाए थे स्वच्छ भारत में, तो वहाँ गांव में अपना फोटो चिपकाया, ब्यूरोक्रेट ने फोटो चिपकाया, या गुजरात में सर,
तो ब्यूरोक्रेसी की सर्कल तो वायरल हो गया, न्यूज़पेपर में आ गया, बोले देखो पॉलिटिशियन तो अपने फोटो चिपकाते हैं कि भाई हमने ये टॉयलेट बनवाया गाँव में सर, है ना? यहाँ ब्यूरोक्रेट भी चिपका रहा है सर, ये मेरे फंडिंग के कारण। ठीक है, तो नवीनता क्या की है सर? स्कीम भारत सरकार की है, टारगेट जो है वो सेट कर रहे हैं टोटल सैनिटेशन कैंपेन के थ्रू सर, है ना? फंडिंग भी वहाँ से ही आ रहा है सर। आप कल एग्जीक्यूट करवा रहे थे, उसमें आप तो ईंट-बीट लेके तो उसका वो कंस्ट्रक्शन तो कर नहीं रहे हो सर, किडिंग अपॉन। आप तो देखने भी नहीं गए थे फंडिंग में क्वालिटी क्या है उसकी सर। जब बन गया तो आप रिबन काट के फोटो चिपका के आ गए। एनोनिमिटी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। जो एनोनिमस वर्क है ना सर, ये नशिता कह रही है, दैट इज़ द करेक्ट सेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। पर वो एनोनिमिटी आज चली गई है सर, सबको लाइमलाइट में आना है। और जो दिखता है वही बिकता है, इसमें प्रॉब्लम ये भी है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो दिखने के और बिकने के चक्कर में सर, है ना, फिर देखिए कि पब्लिक का कल्याण होगा, फिर कैमरा के लिए ज़्यादा होगा, शायद ऑथेंटिक वे में ना भी हो रहा हो सर। ये दुनिया ऐसी हो गई ना, सिस्टम किसको वैल्यू करती है सर? दुनिया किसको वैल्यू, इसके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, इसके 5 लाख सब्सक्राइबर हो गए, अरे भाई भाई बहुत बड़ा इंसान होगा सर। हाँ, कोविड में इंजेक्शन की जरूरत पड़ी, 5 लोगों ने फोन नहीं उठाया बाबू, समझे कि नहीं समझे? हालत खराब हो गई थी लोगों की, यूं बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, यूं बड़े बड़े नेटवर्क्स, 5 लोग खड़े नहीं हो पा रहे थे, 5 लोग नहीं खड़े। अरे वो, और कोविड ने तो सबको अपनी औकात दिखा दी ना। पहले क्या था, एलीट क्लास को ये लगता था कि हम पैसा डाल देंगे तो विल गेट अ बेड, है ना, विल गेट अ डॉक्टर। वो भी खत्म कर दिया कोविड ने, सबको ग्राउंडेड कर दिया। अमीर गरीब जो भी हो सर, है ना, आगे लपेटे में मिला तो ठीक है, सर्विसेज वरना गायब आप, इसी सर, है ना। तो ये एक्चुअली सबको ग्राउंडेड कर दिया सर इसने। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। ओके, अब देखिए इब्न बतूता की कहानी क्या है, मैं कहाँ चला गया सर। इब्न बतूता की फैमिली स्कॉलर थी, बिकॉज़ हिज फैमिली वाज अ स्कॉलर बैकग्राउंड में सर। तो डिसाइड करता है कि आई वांट टू गो बियॉन्ड बुक्स। घर वालों ने कहा कि भाई नहीं मत जाया करो सर, बियॉन्ड बुक्स क्या करोगे सर? बोलते नहीं मैं तो जाऊँगा किताबों के बाहर। तो थोड़ा हंगामा हुआ और फिर निकल पड़े सर, आँखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए सर, ठीक है। अब ये महाशय इनिशियली आजू-बाजू के रीजन को ट्रैवल करता है और मोरक्को इज समवेयर ओवर हियर नॉर्थ अफ्रीका में सर। यहाँ से घूमते-घूमते यूँ आए, इस साइड वाले प्रदेश में थोड़े घूमे सर, ठीक। फिर थोड़े इस साइड चले गए सर, ईस्ट अफ्रीका की तरफ, सोमालिया की तरफ जाते हैं सर, ठीक। फिर वापस आए गए, थोड़ा बहुत अनुभव लिया सर, है ना। और आफ्टर सम इयर्स 1321 में ऐसे तो इन्होंने घर छोड़ दिया था, 1322 के आसपास। पर 1333 के आसपास इन्होंने डिसाइड किया कि आई विल बी कमिंग टुवर्ड्स इंडिया, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। बेटा ज्योग्राफी की क्लास किया है कि नहीं किया आपने? मोरक्को में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है बाय द वे? ये पूछ रहे हैं कि मोरक्को और अरब कैसे इकट्ठा हो गया सर? ये ज्योग्राफिकली कनेक्टेड है कि नहीं है? इज इट नॉट कनेक्टेड ज्योग्राफिकली सर? यहाँ भाषा भी एक बोली जाती है, अरबिक भाषा बोली जाती है, इनकी बोली अलग-अलग है, डायलेक्ट अलग-अलग है सर, ठीक है। गेटिंग, पूरा नॉर्थ अफ्रीका से लेके इन सब सहारा के सब सहारा कंट्री सब जगह पे अरबिक ही बोली जाती है। मेजॉरिटी फिर लोकल लैंग्वेजेस है इनकी, अरबिक डोमिनेट करती है सर। तो ज्योग्राफिकली कनेक्टेड है ये सब के सब, ठीक है। चलिए, तो ये, और उस टाइम पे सुएज़ कैनाल भी नहीं बनी थी। चलो वापस आ जाते हैं। तो कहानी ये है कि ये वहाँ से घूमते हैं पहले अलग-अलग जगह पे। घूमे हैं, सऊदी तक गए, मक्का गए, मदीना गए, क्योंकि इस्लामिक लॉ के स्कॉलर भी थे सर, ठीक है। तो इनको काफ़ी अच्छी तरह से काज़ी के रूप में नवाजा गया, क्योंकि ही हैड गुड नॉलेज ऑफ रिलीजियस आई वुड से इंटरप्रिटेशन एज़ वेल। 33 में डिसाइड करते हैं कि मैं इंडिया जाऊँगा सर, ठीक है। तो वही अरेबियन पेनिनसुला से होते हुए ही गोज़ टू सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया से यूँ सिंध की तरफ आए सर, है ना। और सिंध से फिर दिल्ली की तरफ जाते हैं सर, ठीक है। इनका भारत में जो पड़ाव शुरू होता है 1333 ऑनवर्ड से होगा, जब वो सिंध में पहुँचेंगे। और 1334 में 1334 में ही विल बी रीचिंग अप टिल दिल्ली सर। और दिल्ली में जब वो आए तो उन्होंने इनफैक्ट अपने एक्सपीरियंसेस को देखा, उन्होंने चीज़ों को समझा। और 1334 से लेके करीबन 1342 तक, या 1342-44 तक हम लोग कह सकते हैं, इस पीरियड तक ही स्टेड इन द कोर्ट फॉर ऑलमोस्ट 8 ईयर्स रहे थे। फिर वहाँ से ही डिसाइड्स टू गो टू चाइना। चाइना इसके लिए भेजे गए क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक उस टाइम पे दिल्ली का राजा था, और मोहम्मद बिन तुगलक इनसे बहुत प्रभावित हुआ था। तो तुगलक ने इनको पहले काज़ी बनाया था, काज़ी उल क़ज़ात, और काज़ी का मतलब द मेन चीफ हेड ऑफ द रिलीजन, फंक्शनरी के रूप में सर। एंड देन इसको जेल में डाल दिया, पगला राजा था, कुछ उनकी बोलाचाली हो गई थी। अगेन यू विल फाइंड कि उसको फिर जेल से निकाला और चाइना में एम्बेसडर बना के भेजा सर, ठीक है। अब ये महाशय जब चाइना जा रहे थे तो उस टाइम पे इन्होंने भारत दर्शन कर लिया, क्योंकि चाइना उस टाइम पे सेंट्रल एशिया से जा नहीं सकते थे, क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी वापस जाके। तो ही डिसाइड्स टू गो बैक बाय इंडियन ओशन। अब इंडियन ओशन से जा रहे थे चाइना, तो दिल्ली से साउथ की तरफ गए, और साउथ से बेसिकली बहुत सारी जगह में घूमते-घूमते ही वाज एबल टू रीच चाइना। तो कहानी ये है कि ये दिल्ली में जब रुके, और दिल्ली से फिर पहले यहाँ सेंट्रल इंडिया से होते हुए वेस्ट कोस्ट में गए, वेस्ट कोस्ट में यहाँ से गए, यहाँ से कोलम की तरफ आए सर, है ना, गोवा में जाते हैं सर, है ना, सेंट्रल इंडिया में जाएँगे, इन सब रीजन्स में घूमेंगे। एंड फाइनली ही विल बी गोइंग टू मालदीव्स। वहाँ से उन्होंने एक वाटर विला बुक किया था सर, और फिर वहाँ छप्पा किया सर, ठीक है। देन ही गोज़ टू श्रीलंका सर। श्रीलंका से देन ही कम्स टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री सर, ठीक है। देन फाइनली यू विल फाइंड कि ही गोज़ टू बंगाल, और बंगाल से होते हुए यू विल सी फाइनली ही विल बी क्रॉसिंग द साउथ ईस्ट एशिया, और साउथ ईस्ट एशिया क्रॉस करते हुए चाइना चले जाएँगे सर, समझे आप लोग? तो इनकी कहानी ये है कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, मतलब देखी है पहले, तो इनके बैकग्राउंड को समझ जाइए, तो इनके राइटिंग को आप समझ पाओगे सर, ठीक है। वो सब जगह घूमते हैं, वो दिल्ली भी गए, वो दौलताबाद भी जाते हैं सर, ठीक है। हाँ, वो ऑलरेडी वेस्ट एशिया के बहुत सारे प्रदेशों में जाके आए थे, वो फिर उज़्बेकिस्तान गए थे, किसी ने लिखा है कि वो रशिया तक भी गए होंगे। तो रशिया में कन्फर्म नहीं है, बट साउदर्न पार्ट मतलब उज़्बेकिस्तान, सेंट्रल एशिया वाला जो रीजन है, वहाँ तक गए थे। भारत में भी इतने सारे प्रदेशों में घूमे हैं। तो ही हैज़ गॉट लाइक नो वो ट्रू ट्रैवल, वो ब्लॉगिंग करते हैं ना आजकल लोग सर, है ना, घर से 4 किलोमीटर दूर चलते हैं, बाइक लेके कहते हैं कि हम आज ट्रैवलर हूँ, है ना, एविड ट्रैवलर, है ना, ट्रैवलिंग इज़ माय पैशन। अरे भाई, इनको देख लीजिए सर, ये ठग लाइफ थी, अल्ट्रा प्रो मैक्स, समझे कि नहीं समझे, है ना? ठग लाइफ आता है ना, चश्मा वाला, वो बनाते मीम बनाते टोपी लगा के। इनका फोटो देखोगे आपको पता चलेगा अल्ट्रा प्रो मैक्स है सर। जिनके आजकल 4-5 मिलियन फॉलोअर्स हैं ना, उससे ज़्यादा अगर ये आज की तारीख में होते तो उनके फॉलोअर्स हो जाते सर, ठीक है, समझे आप लोग, ठीक है। तो ये महाशय इतनी जगह घूमे हैं सर, अब इतनी सारी जगह घूमे हैं, तो देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि इनके जो राइटिंग्स होंगे, वो राइटिंग में बहुत वैरायटी मिलेगी सर। तो इनके राइटिंग्स में खासियत आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया सर। वो चाइना 2 साल रुके, बट चाइना का क्लाइमेट उनको ढंग का ठीक नहीं लगा। चाइना से देन ही गोज़ बैक टू मोरक्को, और मोरक्को वापस गया ना सर,
तो तब ये 1354 के आसपास गए होते, 1354 में। मतलब यू कैन इमेजिन ही स्पेंट ऑलमोस्ट 30 इयर्स इन ट्रैवलिंग, 30 साल इन्होंने ट्रैवलिंग में निकाले थे। उसमें 8 एक साल तो भारत में थे, फिर चाइना और इधर उधर जगहों पे गए सर। मोरक्को गए तो मोरक्को के सुल्तान ने पकड़ा, बोले किधर? बोले तुम गए थे तो इतू से थे, अब आए तो बाल बाल सफेद हो गए हैं ये वो। बोले हाँ सर, फकीर इंसान है, झोला लेके चल पड़े। बोले कहाँ जाके आए? बोले क्या बताओ सर, बहुत लंबी तारीख है। तो राजा था, राजा ने अपने उसको बुलाया, कायस्थ को। कायस्थ मतलब मोरक्को में जो कायस्थ हुआ करते थे ना सर, खतीब कहते थे उसको। बोले ओए खतीब इधर आ। बोले ये महाशय को पहचानते हो? बोले नहीं। बोले इनका नाम है इब्न बतूता। बोले और बगल में जूता कहते तो करता फुर फुर फुर। बोले बहुत बढ़िया सर। बोले क्या लिखूं? इनके एक्सपीरियंसेस जो शेयर कर रहे हैं ना वो लिखना शुरू कर दो सर। सो इब्न बतूता की किताब है रुहेला। रुहेला इब्न बतूता ने किसी और को डिक्टेट की है, सुनिए मेरी बात। और वो कंटेम्प्रेरी वे में नहीं लिखी गई है कि आज का आज आप ट्रैवल कर रहे हो, आज ही व्लॉग बना दिया, शाम को रेंडर कर दिया, रात को एडिट करके आपने उसको अपलोड कर दिया सर, ठीक है। इसकी अलग कहानी है, पूरी सीरीज खत्म हो जाती है ट्रैवलिंग की, फिर जाके अपलोड कर रहे हैं सर, और वो भी किसी और के थ्रू करवा रहे हैं, एडिटिंग कोई और करवा रहा है सर, ये तो खाली डिक्टेट कर रहे हैं। तो रुहेला इज एक्चुअली अ प्राइमरी सोर्स बट द कंपाइलेशन इज डन इन द सेकेंडरी वे। एक्सपीरियंस इज फर्स्ट हैंड, एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड है, बट द एडिटिंग इज डन इन द सेकंड हैंड। अनुभव फर्स्ट हैंड के है, लिख कोई और रहा है। गेटिंग पॉइंट। मार्को पोलो के केस में हुआ था। मार्को पोलो में तो क्या उसका जेल में कैदी बनता, उसने लिखा था, वो जेल में कैदी था, उसके साथ बैठा हुआ था। बोले कहाँ जाके, तुम क्यों जेल में? बोले मैं तो घूमने गया था, राजा पकड़ लिया। बोले ठीक, कहाँ जाके? वो भारत जाके आइए, वो तो लिख देता उसे। यहाँ राजा की केस है सर। दूसरा क्या है कि इसमें कंपल्शन में लिखाया गया है, या अनुभव शेयर भी किए होंगे क्योंकि वो आगे की जनरेशन में सब चीजों को हाईलाइट कर पाए सर, ठीक है। तो 1354 के बाद इसकी रुहेला का कंपाइलेशन हुआ। तो रुहेला इज अ बुक व्हिच वाज कंपाइल्ड आफ्टर 1354। पिक्चर इज क्लियर, क्या हुआ क्या नहीं, किस तरह से हुआ सर, ठीक है। इब्न बतूता की कहानी आपको, और इसी बेसिस के ऊपर इब्न बतूता किताबुल रुहेला में अपने एक्सपीरियंसेस का वर्णन करते हैं, शेयरिंग करते हैं। तो 1322 में जो व्यक्ति अपना घर छोड़ के निकला है, 1334 में भारत आया है, 42 तक भारत में रहे, फिर 1344 इसके बाद ही गोज टू चाइना एंड देन फाइनली 1354 तक आता है, ही गोज बैक टू मोरक्को, और तब जाके उनका कंपाइलेशन हुआ। अब इसमें इब्न बतूता भारत के अलग अलग भिन्न भिन्न विस्तारों में घूमे हैं सर। तो शुरुआत इनकी सिंध से हो रही थी, क्योंकि ये जब भारत में आए तो ही के माया सिंध ओनली सर, है ना। क्यों सिंध? क्योंकि सेंट्रल एशिया का जो रूट था वो सिंध के साथ कनेक्टेड था सर, गेटिंग पॉइंट, समझे। और सिंध में जब आते थे तो वाया पंजाब हो गया आना होता था। तो उन्होंने बहुत सारी प्लेसेस को विजिट किया। तो सिंध हो गया, मुल्तान हो गया, दिल्ली हो गया, दौलताबाद हो गया, गोवा हो गया, कोलम हो गया, या उसको किलोन कहते थे उस टाइम पे सर, ठीक है। मॉल्डीव्स हो गया, श्रीलंका वाला हो गया, भारत का ईस्ट कोस्ट, उड़ीसा वाला समुद्र किनारा, वहां से बंगाल सर, इन सब विस्तारों में हो जाएंगे। मतलब एक जगह बाकी नहीं होगी जो नहीं जाएंगे। और फिर देन ही गोस टू चाइना सर। मतलब दिल्ली से यूं जाके बंगाल जाके निकल जा सकते थे ना, जाना था दिल्ली से बंगाल चले जाते और फिर बोट लेके यहाँ से चाइना चल, नहीं बोले थोड़ा घूम के जाएंगे सर, ठीक। तो घूमने के चक्कर में आप देखिए कितना घूम रहे हो, जितना घूमेंगे उतना लिखेंगे सर। तो इब्न बतूता की सोर्स ज्यादा ऑथेंटिक है अरबिक हिस्टोरियोग्राफी में, या अल बिरूनी की सोर्स ज्यादा ऑथेंटिक है, या अल उमरी की सोर्स ज्यादा ऑथेंटिक? अल उमरी अभी हमने आपको पढ़ाया, जिसने किसी और को बोला था कि आप भारत के अपने एक्सपीरियंसेस बयां करिए सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो आपको याद रखना चाहिए कि बतूता इज वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्सेज ऑफ मेडिवल इंडिया, बट इट इज नॉट अ पर्शियन सोर्स, इट्स अरबिक सोर्स, क्योंकि ये अरब स्पीकर था। अब दिल्ली सल्तनत के लोगों को अरब आती थी, हाँ आती थी। क्यों आती थी अरबिक भाषा? क्योंकि पर्शियन और अरबिक दोनों थोड़ी सिमिलर भी है, और रिलीजियस लैंग्वेज ऑफ अरबिक, कोर्ट लैंग्वेज वाज दी पर्शियन। धर्म की भाषा अरबी हुआ करती थी, क्योंकि कुरान और शरिया और हदीस जो है वो अरबिक लैंग्वेज में इंटरप्रिटेशन होता था उसका। पर राजा की राजघराने में जो भाषा चलती थी वो पर्शियन चलती थी सर, ठीक है। गेटिंग पॉइंट। इसके लिए दोनों भाषा आती थी, क्योंकि मैं एक बार जीएस में पढ़ा था 2 साल पहले। तो कैंडिडेट कहता है मेरे को ऑफलाइन में, बोले सर आपने कहा कि दिल्ली सल्तनत में पर्शियन चलती थी, ये अरबिक था, तो भाषा का प्रॉब्लम नहीं होता था? मैं बोला इनको क्या बताया सर, ठीक है। आपको अगर संस्कृत आती है तो आप हिंदी भी समझ पाओगे सर, आपको गुजराती आती है तो मराठी भी समझ पाओगे, आपको मलयालम आती है तो आप तेलुगु समझ पाओगे, या तमिल समझ पाओगे, ठीक है ना। गेटिंग पॉइंट। ऐसा नहीं है कि भाई एक भाषा थी तो एक तक ही रहोगे। और दूसरा ये ट्रैवलर था। ट्रैवलर्स वैसे लोग होते हैं जो चीज़ों को कैच कर देते हैं, इसलिए तो ट्रैवल कर पाते हैं। आप जब ट्रैवल करने जाते हो, इट्स नॉट नेसेसरी एवरी टाइम टू नो ईच एंड एवरी, इवन विदाउट नोइंग द लैंग्वेज यू कैन टॉक एंड कम्युनिकेट विद पीपल। साइन लैंग्वेज ये वो, आजकल तो गूगल ट्रांसलेट आ गया। आप उसको हिंदी में बोलोगे, वो अरबिक में ट्रांसलेट करके उसको सुनाएगा, है ना। फोन में एप्पल बोलो कर गया, बड़ा जब्बा बोलो सर, उसको बोलो इंडियन फूड कहाँ मिलेगा, तो गूगल ट्रांसलेट कर देगा। वो अरबिक को बताए, अरबिक को अरबिक में बोलेगा फोन में, आपको हिंदी में बोले आगे जाके राइट टर्न मार दो, वहाँ पे टपरी लगाई हुई है किसी ने चाय की, सब ठीक है, मिल जाएगा। दिस इज हाउ टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड द इंटरेक्शन बिटवीन द ह्यूमंस, है। टेक्नोलॉजी कहाँ काम में आ रही है आपको दिखेगा, आप जब ट्रैवल करोगे तब पता चलेगा। मतलब आप किताबों के बाहर निकलो तो टेक्नोलॉजी सर पता चलती है सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये वो सब कुछ चीज़ें। खैर, तो फर्स्ट थिंग इज क्लियर टू यू सर कि क्या क्या चीज़ें हैं सर। अब इब्न बतूता ने क्या ऑब्जर्व किया है, कौन सी किताब है? रुहेला, किताबुल रुहेला करके जो किताब है, मैं आज ब्लैक बोर्ड पे करवा रहा हूँ, कल उसको फिर मैं आपको स्लाइड्स में रिवाइज करवा दूंगा सर, ठीक है। रुहेला में क्या क्या चीज़ें उसने लिखी गई है, द थीम ऑफ राइटिंग एंड द ऑब्जर्वेशन व्हिच हैज बीन डन बाय इब्न बतूता सर, है ना। तो 3-4 पॉइंट लिखेंगे हम लोग। पहले उसने ज्योग्राफी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई है सर। दूसरी पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में बताई है। तीसरी इकोनॉमी के बारे में बताई है, और सोसाइटी के बारे में बताई, ठीक है। ज्योग्राफी में क्या क्या बताया है? तो ज्योग्राफी में एक तो टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में इब्न बतूता बहुत इंटरेस्टिंगली हमको कहानी बताता है, और बताता है कि अगर आपको सिंध से दिल्ली जाना है या मुल्तान से दिल्ली जाना है तो कितना टाइम लगता है, दिल्ली से दौलताबाद जाना है तो कितना टाइम लगता है, 30 डेज, 40 डेज, 50 डेज। और इब्न बतूता ये हाईलाइट करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय के दौरान ये जो ट्रेड रूट्स है, रूट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, वो किस तरह से सिक्योर किए गए थे और किस तरह से चल रहे थे। इब्न बतूता ने जब ये रूट ऑफ ट्रेड को देखा तो उनको 2 बार अनुभव हुआ, जब सिंध से दिल्ली जा रहे थे, वाया मुल्तान होकर जा रहे थे, क्योंकि पंजाब में होकर रास्ता चलता था, और लाहौर हैड लॉस्ट द प्रोमिनेंस आफ्टर द गजनविड इन्वेजन, तो मुल्तान वाज द नंबर 1 सिटी एट दैट टाइम, है ना, मुल्तान का सुल्तान, ठीक है। शोएब अख्तर उस दिन सेवा को चिढ़ा रहा था, बोले ओए नजफगढ़ के चौकीदार, हुक्म मार के दिखा। ओए नजफगढ़ के चौकीदार, क्यों डर लग गया सर? नजफगढ़, वीरेंद्र सेवा नजफगढ़ में रहते हैं ना सर। ओए नजफगढ़ के चौकीदार, क्या हो गया? पतलून सर, ठीक है, लूज हो गई तुम्हारी।
300 मारे सर उसने, 300 ठीक है, 3-4 बाउंसर मारे उनको ना, कोई बात नहीं, ये ओवर जाने दो, फिर दिखाऊंगा एक ही दिन में 300 मारे ठीक है। मुल्तान का सुल्तान ऐसे थोड़ी कहते हैं, फिर कुछ नहीं बोल पाया शोएब अख्तर, ठीक है, वो फिर डायलॉग मारा था, बोले बाप बाप बेटा, सामने सचिन था, तो शोएब अख्तर उसको जाके कह बोले बाप बाप होता है सर, ठीक है ना, बेटों को औकात में रहना चाहिए सर, फिर कुछ नहीं बोल पाया सर, वो बहुत स्लेजिंग करते हैं ना, सेम लैंग्वेज है तो उर्दू हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए मुल्तान से आता है मुझे सर, तो बताता है कि मुल्तान से दिल्ली के रूट्स जो है वो सिक्योर नहीं थे सर, गेटिंग अपॉइंट, तो वो हाईलाइट करता है कि देयर वाज अ सिक्योरिटी इशू बिटवीन द रूट फ्रॉम मुल्तान टू दिल्ली, और जैसे ह्यूएन सांग के साथ हुआ था वैसे इसके साथ भी हुआ। ये बता रहा है कि पॉलिटिकल कंडीशन के दौरान जब मैं ट्रैवल कर रहा था मुल्तान से दिल्ली में, तो हमारे ऊपर अटैक हुआ, हमारे कारवा के ऊपर अटैक हुआ, एंड दिस थिंग शोज कि इवन इन द पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक द कारवा ट्रेडिंग वाज स्टिल कंटिन्यूड, बट बिकॉज़ ऑफ द अटैक ऑफ सम डेकॉइट्स, डाकू वाकू लोगों ने इनके ऊपर आक्रमण किया था, तो इनके काफी लोग मारे गए, उसमें इब्न बतूता को खुद को भी मार पड़ी होती है सर, ठीक है, सो ही आल्सो वाज इंजर्ड ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस। तो पहली चीज तो पॉलिटिकल कंडीशन में ये बता रहा है, दूसरा ये मोहम्मद बिन तुगलक की कंडीशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देगा और बताएगा कि जहां जहां मोहम्मद बिन तुगलक का एम्पायर है सर, दिल्ली और उसके आजू-बाजू, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। सो ही टॉक्स अबाउट सिक्योरिटी कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस, अटैक ऑन कारवान। दूसरी इसकी ट्रैवलिंग जर्नी में जब ये सिंध में पहुंचा था और सिंध से मुल्तान की तरफ गया और मुल्तान से दिल्ली की तरफ गया, तो यहाँ से गुलामों को उसने खरीदा था और ये गुलामों के रूप में इसने फीमेल स्लेव्स को भी खरीदा था, और ही केम टू नो अबाउट द ट्रेडिंग ऑफ द फीमेल स्लेव्स इन सिंध इटसेल्फ। तो ये कहता है कि मैंने मेल और फीमेल दोनों प्रकार के स्लेव्स को खरीदा है यहाँ से दिल्ली से बाहर निकलते समय या दिल्ली जाते समय है ना, और सिंध से मुल्तान और मुल्तान से दिल्ली जा रहा था, एंड आई हैव एक्चुअली गिफ्टेड सम स्लेव्स टू द लोकल गवर्नर। ये लोकल गवर्नर ने मुझे कहा कि बाबू तुम यहाँ पे मत रुको, तुम जाओ दिल्ली, वहाँ मोहम्मद बिन तुगलक है, बहुत ही अव्वल नंबर का राजा है सर, ठीक है। सो इब्न बतूता बताता है कि व्हेन ही रीच दिल्ली आफ्टर फेसिंग सो मच ऑफ अटैक्स इन बिटवीन द वे, और मोहम्मद बिन तुगलक तो उस टाइम पे दिल्ली में था नहीं, पर मोहम्मद बिन तुगलक का एक मंत्री उसको लेने आया होता है और मोहम्मद बिन तुगलक को भी ये फीमेल स्लेव्स गिफ्ट करता है सर, ठीक है। तो ही कंटिन्यूअसली कीप्स ऑन हाइलाइटिंग द कंडीशन ऑफ स्लेव्स, और ये बताता है कि ये स्लेव्स मैंने कुछ 5 टंका में या 10 टंका में खरीदे थे सर। तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपको यहाँ से दिख रहा है सर, और ये प्रश्न की शुरुआत यहाँ से हो रही है कि डिस्कस ऑन द एविडेंस ऑफ स्लेवरी प्रोवाइडेड बाय इब्न बतूता विद स्पेशल रेफरेंस टू फीमेल स्लेव्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं आपको पीछे पीछे क्वेश्चन का बैकग्राउंड भी बता रहा हूँ सर, प्रीफेस और आपका ये बनने की शुरुआत हुई, और एविडेंस ऑफ स्लेवरी हो रहा था कहाँ पे हो रहा है, दिल्ली से लेकर मुल्तान वाले रास्ते में सब जगह पे उसने ये अनुभव किया है, और उसने खुद स्लेव्स को, एक बाहर का व्यक्ति स्लेव आके खरीद रहा है और ही इज गिफ्टिंग टू सम अदर पर्सन, और वो स्लेव्स की प्राइस बहुत सस्ते में थी, 5-5 टंके में, 4 टंके में खरीदे। अब सवाल ये था कि इब्न बतूता को इतने सस्ते में गुलाम कैसे मिल गए? तो अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट रिफॉर्म्स को याद करिए, और अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट रिफॉर्म्स हमने क्या पढ़ा था, व्हाट वी हैड डिस्कस्ड दैट द खिलजीज मार्केट रिफॉर्म्स हैड क्रिएटेड द बेसिस फॉर चीप स्लेव्स अवेलेबिलिटी सर, याद आया कि नहीं आया? तो हमने देखा था कि खिलजी के समय पे जो मार्केट रिफॉर्म्स हुए थे उसमें स्लेव्स को भी कंट्रोल किया गया था और ये चीप अवेलेबल हुआ करते थे, और इसके कारण ही धीरे-धीरे अलाउद्दीन खिलजी के बाद इनकी सप्लाई तो ऑलरेडी बढ़ी हुई थी क्योंकि एम्पायर बिल्डिंग हो चुका है और सप्लाई बढ़ी है, डिमांड आपकी लिमिटेड है, तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली डाउन होंगे सर। और इसमें फीमेल स्लेव्स के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताता है। तो ये जब दिल्ली गया तो दिल्ली जाके फिर इसने हाईलाइट दिखा, इसने ये बताने की कोशिश की सर, ठीक है ना, गेटिंग अपॉन स्लेव्स तो अवेलेबल थे ना, स्लेव्स वर नॉट अ प्रॉब्लम सर। खिलजी के बाद प्राइसेस में प्रॉब्लम हुआ था कमोडिटीज में सर। स्लेव्स में तो क्या था कि इंसानों की सप्लाई तो कमी, देखो भारत में लेबर क्यों सस्ता है, आप खाली इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं यूरोप पहले ट्रैवल करता था तो वहाँ सब कुछ महंगा है सर, है ना, ड्राइवर होता है ना, ड्राइवर की सैलरी वैलरी, शॉफर ड्रिवन कार ये वो सर, है ना, तो मतलब कमर तोड़ देगी आपकी सर, ठीक है। पीपल कैन अफोर्ड टू कीप 2 कार्स बट दे कैन नॉट अफोर्ड टू कीप सिंगल ड्राइवर, उतना महंगा आपको पड़ेगा सर, ठीक है, क्योंकि लेबर सप्लाई इज नॉट देयर। अभी लंदन में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड इन इंग्लैंड, है ना, आपने देखा होगा, पॉपुलेशन इज नॉट देयर। भारत में डिग्निटी ऑफ लेबर क्यों नहीं है? क्योंकि लेबर की सप्लाई एक्सेस है, और जब कोई भी चीज की सप्लाई एक्सेस होती है तो वैल्यू नहीं होती है, कोई भी चीज अति हो जाती है। आपके एक रिश्तेदार है, डेली आके बैठ जाते हैं, पहले 4 दिन तो आपको बहुत मजा आएगा, ये आते हैं ना चाचा जी, बहुत मजा आती है, डेली आके बैठना, बोले अब एक्सेस हो गया उनका सप्लाई, आपको बोले मुंह चढ़ा दिया आपने, बोले ये फिर आ गए सर, अच्छा दिस हैपेंस ना सर, करेंगे। तो आपको लिखना क्या है सर, है ना, इब्न बतूता के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही लिखना है कि इब्न बतूता वाज एबल टू परचेज स्लेव्स इन अ वेरी चीप रेट फ्रॉम सिंध। ही टुक सम स्लेव्स, ही गिफ्टेड टू द लोकल गवर्नर। बियॉन्ड फीमेल स्लेव्स वी आल्सो कम टू नो अबाउट द एनिमल्स बीइंग परचेज्ड, उसने कैमल भी खरीदा था, ऊंट भी खरीदा था। तो ही आल्सो टॉक्स अबाउट द परचेजिंग ऑफ कैमल, और दिस थिंग शोज द सप्लाई एंड अबंडेंस वाज देयर इन द पार्ट ऑफ द ह्यूमंस एंड एनिमल्स। सेकेंडली इब्न बतूता टॉक्स अबाउट द फीमेल स्लेव्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो 1334 में ये महाशय जब तुगलक दिल्ली में आया, मतलब ये जब पहुंचा तब तुगलक नहीं था, और 2-4-6 महीने के बाद तुगलक आया, तुगलक उसको कहता है, बोलो मोरक्को से आया मेरा दोस्त, दोस्त को गले लगाओ ना, रात को खाओ, क्यों नींद को आराम करो सर, ठीक है। तो वो कहानी चलती है उसकी, उसको मोहम्मद बिन तुगलक ने नवाजा, इसने भी मोहम्मद बिन तुगलक को गुलाम दिए, और फिर ये देख के हक्का पक्का रह गया कि मोहम्मद बिन तुगलक क्या कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इब्न बतूता स्लेव्स के बारे में बताता है, ही टॉक्स अबाउट द स्लेव सिस्टम। ये कह रहा है कि इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक द स्लेव्स वर गिवन इंपॉर्टेंट पोजीशंस, सम स्लेव्स वर गिवन द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, एंड द फीमेल स्लेव्स वर ट्रीटेड इन अ वेरी डिफरेंट वे। वो क्या क्या लिखता है फीमेल स्लेव्स के बारे में? तो लिखता है कि फीमेल स्लेव्स वर यूज्ड इन द सिक्योरिटी ऑफ द किंग, फीमेल स्लेव्स वर यूज्ड इन द इंटेलिजेंस एस्पेक्ट ऑफ द किंग्स, ऑल द नोबिलिटी, जितने भी मंत्री थे संतरी थे मोहम्मद बिन तुगलक के एडमिनिस्ट्रेशन में, वहां पे मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ गुलामों को अपॉइंट किया था, और वो भी महिलाओं को। क्यों अपॉइंट किया था आपको समझ में आ गया सर, ठीक है, हनी ट्रैफिक के लिए सर, गेटिंग अपॉइंट। एंड मोहम्मद बिन तुगलक ऑलवेज यूज्ड टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम कि क्या चल रहा है। If you'll see the aspect of administration of Mohammed bin Tughlaq and the way he used the female slaves into this whole setup, you'll never find कि ये पागल राजा था, ये बहुत स्मार्ट राजा था। So based on the evidences given by Ibn Battuta, how he was using the intelligence system, आजकल तो क्या सॉफ्टवेयर आ गया तो मगजमारी है नहीं ये सब, ठीक है, बट स्टिल यू नीड टू डू दैट, है ना, ये आगे पीछे की कहानी आपको मिलेगी। तो इसमें ये स्लेव सिस्टम को यूज कर रहा है, ये स्लेव सिस्टम के अंतर्गत इसको अलग अलग जगह पे अपॉइंट किया गया, और इसके थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन की एक पूरी हायरार्की क्रिएट करवाई जाती है सर, ठीक है। यही चीज को अगर आप पकड़ने की कोशिश करिए, इब्न बतूता अपनी किताब के अंदर हाईलाइट करेगा सर, गेटिंग पॉइंट, समझे। तो क्या लिखता है सर, फीमेल स्लेव्स वर इन्वॉल्वड इनटू द सर्विस ऑफ सुल्तान्स, दे वर एक्सपर्ट इन म्यूजिक, डांस, एंड इब्न बतूता एंजॉयड देयर परफॉर्मेंस एट द वेडिंग ऑफ हिज सिस्टर। फीमेल स्लेव्स वर आल्सो यूज्ड और एम्प्लॉयड बाय द सुल्तान टू कीप अ वॉच ऑन द नोबल्स,
Slaves were used for domestic labors. Ibn Battuta that their services were indispensable for carrying women and men on the palanquin. डोली लेके चलते थे ना सर, ठीक. The price of the slaves, particularly the female slaves required for domestic labor, was very low, and most families could afford at least one or two of them. इतने सस्ते में मिल जाते थे. Ibn Battuta कहता है कि it is the habit of the emperor to keep the eye of every noble, great, small, one of his slaves who spies on the nobles. He appoints the female scavengers who enters the house unannounced. Scavengers मतलब साफ सफाई करने के लिए. And to them the slave communicate girls all the information. Most female slaves were captured in the raids and expedition. ये स्लाइड आपको एनसीईआरटी में दी गई थी और इसमें स्लेवरी सिस्टम के बेसिस के ऊपर से आपको प्रश्न पूछा गया था 10 मार्क का. इससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं थी कि फीमेल स्लेव्स कहां से लिए. आपको अगर लिखना है ना ये क्वेश्चन को अगर आपको ड्राफ्ट करना है तो कैसे लिखेंगे सर. हाँ, इब्न बतूता ने स्लेवरी सिस्टम के बारे में क्या बताया है, उसमें फीमेल स्लेव्स के बारे में क्या बताया, स्पेसिफिकली दिखाया, स्पेशल रेफरेंस दिया है सर, ठीक. तो आप इंट्रोडक्शन में दे दोगे कि इब्न बतूता कब आया, व्हेन ही केम टू इंडिया, वेयर ही केम टू इंडिया, और इसका स्लेवरी सिस्टम है पाला कब पढ़ना शुरू हुआ. तो लिखता है कि स्लेवरी सिस्टम में उसकी सिंध की शुरुआत हुई. सिंध से वो दिल्ली पहुंचा तब तक उसने बहुत सारे गुलामों को खुद खरीद लिया था. ही पर्सनली परचेज देम एंड गिफ्टेड टू द सुल्तान. उसने सुल्तान को गिफ्ट किए. उसके बाद सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेशन में आप स्लेव्स को देखोगे, कहां-कहां पे एडमिनिस्ट्रेशन में स्लेव्स दिखेंगे. इंटेलिजेंस डांसर्स के रूप में, मर्चेंट क्या कहते हैं, वेडिंग हेल्पर्स के रूप में, डोमेस्टिक लेबर्स के रूप में, स्पाई सिस्टम के रूप में सर, ठीक है. और साथ साथ आप देखिए डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के अंदर सर. दूसरा, ये स्लेव को सस्ते में खरीदा जाता था, जिनको रेड के रूप में पकड़ा जाता था सर, ठीक है. और इसी बेसिस के ऊपर से ओवरऑल हमको ये पता चल रहा है कि स्लेवरी सिस्टम जो अलाउद्दीन खिलजी के समय पे इंस्टीट्यूशनलाइज की गई थी बाय द क्रिएटिंग अ चीप मार्केट, इट कंटिन्यू टू फ्लरिश, प्रॉस्पर एंड सर्वाइव इन द पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक एज वेल सर, ठीक है. दिस वाज अ स्पेशल इंफॉर्मेशन. 10 मार्कर का प्रश्न था. 150 वर्ड्स लिखोगे, मोर देन इनफ हो जाएगा. मोर देन इनफ का मतलब है कि इतना ही जरूरत है. अब आप बोलोगे कि सर आपने स्लेवरी में और क्यों नहीं बताया. बताना तो स्लेवरी सिस्टम के ऊपर से अलग से प्रश्न होता ना, तो आई कुड हैव रिटन मोर थिंग्स है ना. मैं लिखना शुरू करता तुगलक क्या कहते हैं गोरी के समय से सर, है ना. कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम था. यहाँ स्पेसिफिक बोला गया है फीमेल स्लेव्स के बारे में बताइए. इब्न बतूता ने क्या लिखा है उसके बारे में बताइए. तो फिर जाऊंगा नहीं, क्योंकि 150 में अगर मैं उधर चला गया ना स्लेवरी के ओरिजिन में, या कुतुबुद्दीन ऐबक और बलबन भी गुलाम था, अल-तुतमिश भी गुलाम था, तो ये रह जाएगा जो मसाला है. और ये रह गया तो फिर कहानी खत्म सर. समझे आप लोग. गेटिंग अपॉन. फिर वर्ल्ड लिमिट क्रॉस. वर्ल्ड लिमिट क्रॉस होने में भी दिक्कत नहीं है. जगह तो आपको मिलेगी. यूपीएससी टेम्प्ट करता है सर. यूपीएससी जानबूझ के देता है. लिखो लिखो 2 क्वेश्चन में आपने वर्ल्ड लिमिट क्रॉस कर दी, तीसरा छूट गया, आपका खत्म कहानी. इसमें तो मार्क्स जितने मिलेंगे उतने ही मिलेंगे, ऊपर से वर्ल्ड लिमिट क्रॉस करने से पेनल्टी मिलेगी. यू नो दिस ना. अभी मार्कशीट में पेनल्टी करके उन्होंने एक वो ऐड किया है. यू नो दिस. दे हैव यूज्ड द कॉलम पेनल्टी इन द मार्कशीट. अब यूपीएससी की मार्कशीट आ रही है ना सबकी, स्क्रीनशॉट देखे होंगे सर. उसमें लिखा गया पेनल्टी. ठीक है. पेनल्टी क्यों? क्योंकि इफ यू क्रॉस द वर्ल्ड लिमिट्स कुछ क्वेश्चन में तो डिडक्शन करते हैं. 5 मार्क का डिडक्शन किया, किसी का 15 मार्क का किया, किसी का 10 मार्क का किया. सम कैंडिडेट ने शेयर किया था, मैंने देखा प्लेटफॉर्म के ऊपर. जीएस1 जीएस2 ये सब मार्क्स है, उसमें एक लाइन आती है पेनल्टी की, टोटल मार्क्स के ऊपर. बोले आपने मार्जिन के बाहर लिखा है. मार्जिन होती है ना दोनों साइड में. यू नो दिस ना. मार्जिन के बाहर गए हो तो भी पेनल्टी सर, है ना. तो अब यूपीएससी थोड़ा इसमें ना मार्क्स काट रहा है आपके. तो मैंने बताया कि जरूरत से ज्यादा ज्ञान आपके लिए जहर बन जाता है सर. समझे आप लोग, ठीक है. तो ज्यादा मत, है ना, छापम छाप की इच्छा मत रखिएगा. तो आज इब्न बतूता का फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया. फर्स्ट पार्ट और उसकी थीम देखिए. कल इसके ऊपर और कंटिन्यू करेंगे और कल से हम लोग आर्किटेक्चर में चले जाएंगे, ठीक है. तो आज यहाँ पे कंक्लूड करते हैं. लेट अस कंक्लूड द सेशन टुडे, क्योंकि बतूता भी थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव साइड भी. अब देखो यहाँ से इसने पूछा है. अब मुझे तो मेरा तो मानना है कि ये स्लेवरी सिस्टम के सिवाय और भी पूछ सकता है. दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन रिगार्डिंग the Muhammad bin Tughlaq and Ibn Battuta's contemporary condition. कि what were the observations of Ibn Battuta, how far it can be used in the reconstruction of history. That can be a 20 marker. क्योंकि बतूता ने बहुत, जैसे अल-बुरूनी ने कितना सारा लिखा है, सोसाइटी ये वो, तो वैसे ही बतूता का भी. और बतूता का पर्सनल एक्सपीरियंस है, खुद मार खाया है सर, ठीक है. तो इंसान ने मार खाया है तो फिर ऑब्वियस है कि भाई उसकी राइटिंग में थोड़ी पकड़ तो आएगी ना सर. समझे लोग, समझे. तो यू गॉट दिस पॉइंट. आपको ये पॉइंट समझ में आया. तो आज बतूता को इतना रखते हैं, इब्न बतूता को अरब हिस्टोग्राफी में. कल कंक्लूड कर देंगे. टुमारो विल बी कंक्लूडिंग द हिस्टोग्राफी सर. एंड कल फिर मैं आपको लेके जाऊंगा आर्किटेक्चर में. अब कल का टाइमिंग मैंने आपको बताया है, मोस्ट प्रोबब्ली हमारा दोपहर का होगा. आई एम नॉट श्योर व्हाट विल बी द एग्जैक्ट टाइमिंग, बट या आई विल ट्राई टू सेट अप द टाइमिंग बाय, ठीक है, कितने बजे करेंगे सर आपको मैसेज मिल जाएगा सर, ठीक है. क्योंकि आई एम ट्रैवलिंग एंड बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग, तो 1-2 बजे के बीच में, टेंटेटिवली 1 से 2 बजे के बीच में होगा सर, है ना. तो आप मैनेज कर दीजिए सर, वरना फिर मुझे कैंसिल करके अच्छा नहीं लगता है सर, ठीक है. और मैं फिर अवेलेबल दोपहर के टाइम में मोस्ट प्रोबब्ली अवेलेबल हूँ, तो आई कैन मैनेज दिस थिंग्स एज वेल सर, ठीक है ना. समझे. इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन रिलीजियस बाइगॉट एंड थियोक्रेटिक पर्सन? एब्सोल्युटली सर, है ना. Theocratic persons believes that their religious interpretation is based on some kind of logic, or we can say at least they have faith. Okay, bigots are those person who say कि they are absolute, है ना. मतलब उनका धर्म, उनका जो आइडिया है वही सबसे नंबर 1 है, बाकी वो है ही नहीं सर, ठीक है. समझे आप लोग, ठीक है. तो वो रेडिकलिज्म की तरफ चला जाएगा सर. थियोक्रेसी हमेशा आप देखिए कि गॉड के साथ कनेक्शन में, फेथ के साथ कनेक्शन में जाएगा सर, ठीक है. और उसमें इंटरप्रिटेशन में बहुत वेरिएशंस आ जाता है सर. समझे आप, ठीक है. पेपर 2 आई एम प्लानिंग मोस्ट प्रोबब्ली दिसंबर में शुरू तो करेंगे, है ना. मिड दिसंबर में हो जाए तो भी ठीक है भाई. देखो मेडिवल इंडिया का इंडेक्स राम ने शेयर किया है. राम थैंक यू वेरी मच. अच्छा, लेक्चर नंबर 59 ऑनवर्ड से शुरू किया है. थैंक यू वेरी मच राम, है ना. बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया भाई. दूसरा इंडेक्स भी शेयर कर दिया है आमिर खिसरो इब्न बतूता. देखिए सर, है ना, बहुत बढ़िया सर. वो नेचर ऑफ द क्वेश्चन पे डिमांड करेगा. मतलब अगर आपको इब्न बतूता बोला है स्टार्टिंग में, तो आप स्टार्टिंग में कोट कर सकते हो. एंड थर्ड पॉइंट आप इसके अंदर से कवर कर सकते हो कंक्लूजन के समय पे भी. पर मेरा मानना है कि ऑथर्स को आप डिस्कशन में इंक्लूड कर दो, क्योंकि उससे ही प्रीफेस बनेगा. कुमार पूछ रहे हैं कि सर हिस्टोरियंस को कब कोट करना होता है. हिस्टोरियंस को कोट शुरुआत में करें, क्योंकि आप जो भी फैक्ट दोगे वो हिस्टोरियंस के बेसिस के ऊपर दोगे. आप बोलोगे कि इट वाज अ थियोक्रेटिक स्टेट, तो आप क्यों बोल रहे हो कि भाई फलाने ऑथर ने लिखा है, बरानी ने लिखा है. समझे. तो क्या जस्टिफाई हो गया कि भाई हाँ चलो ये बरानी के बेसिस के ऊपर से लिख रहा है.
अब लास्ट में लिखोगे पूरा शुरुआत में थियोक्रेसी तो एग्जामिनर के लिए फ्लो नहीं बन पाएगा, समझे? ठीक है, तो आज कंक्लूड करता हूँ। कल का टाइमिंग आई एम नॉट श्योर, बट टुमारो वी विल 25 तारीख को हम लोग मिलेंगे, 25 नवंबर को, और मोस्ट प्रोबब्ली आफ्टरनून मिलेंगे। आफ्टरनून विल ट्राई टू इंक्लूड फ्रॉम 1 टू 3 या 1:30 टू 3:30 या 2 टू 4 सर, इन तीन में से एक टाइमिंग होंगे टेंटेटिवली सर। तो 1 से 3 या 1:30 से 3:30, 2 से 4 सर, ठीक है। हाँ, मैं क्यों नहीं अभी करवा रहा हूँ, मैं उसका कारण आपको कल बता दूंगा सर, ठीक है। कल जितने बजे क्लास होगा फिर मैं आपको कारण बताऊंगा कि क्यों मैं आगे नहीं कर पाया सर, ठीक है। 1 से पहले नहीं हो पाएगा, पर 2 तक तो मैं कर ही दूंगा सर, क्योंकि 2 तक तो मैं सेटल हो जाऊंगा सर। सेटल मतलब वैसा वाला सेटल नहीं, बट आई कैन मैनेज आउट थिंग्स, ओके। तो इफ आई कैन मैनेज आउट थिंग्स तो फिर दिक्कत नहीं होगी मुझे सर। चलिए सर, ठीक है, ओके।